हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। ये पार्ट सेकंड है पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन का। तो पार्ट सेकंड में हम पढ़ने वाले पहले इसकी पैथोफिजियोलॉजी। तो जितने भी हमने इसके कारण पढ़े थे कि जिस कारण से पेप्टिक अल्सर डिजीज होती है, वो सभी कारण इस डिजीज को बढ़ाएंगे। कैसे? जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो एच पाइलोरी बैक्टीरिया है, जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया यूरियस एंजाइम को रिलीज करता है। और ये यूरियस एंजाइम क्या करता है? यूरिया को CO2 और अमोनिया में तोड़ता है। ठीक है, वो जो अमोनिया है वो क्या करेगा? एसिड के जो एसिड सिक्रीशन है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से ये हमारी स्टमक की लेयर के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा। ओके, और वहां पर ये अपनी कॉलोनी बनाना शुरू कर देगा और लेयर को ब्रेक करना शुरू कर देगा। तो जितने भी कारण थे, जैसे कि एच पाइलोरी बैक्टीरिया, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी जो ड्रग्स होते हैं, पेन किलर जो ड्रग्स होते हैं, स्मोकिंग जो लोग काफी स्मोकिंग करते हैं, टोबैको, अल्कोहल। ठीक है, तो स्मोकिंग से क्या होता है? इसमें निकोटीन होते 7000 से अधिक जो होते हैं वो सब्सटेंस निकोटीन के होते हैं, जो कि स्टमक की लेयर को या फिर हमारी GI लेयर को पूरा डिस्टर्ब करते हैं, उसको पूरा ब्रेक करते हैं। अल्कोहल से बॉडी में क्या होता है? डिहाइड्रेशन होता है, अच्छे से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, GI जो स्टमक है उसकी लेयर को ब्लड फ्लो नहीं मिल पाएगा, उससे न्यूट्रिशन ऑक्सीजन भी नहीं सप्लाई हो पाएगा। ओके, एक जो रियर फॉर्म ऑफ डिजीज कंडीशन है जिसका नाम क्या है? ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम। ओके, तो ये एक बहुत ही रियर कंडीशन है जिसमें कि ट्यूमर का फॉर्मेशन होता है पेनक्रियास में, और ये ट्यूमर लगातार एसिड के प्रोडक्शन को बढ़ाता रहता है। ओके, तो मैंने जितने भी कारण आपको पार्ट फर्स्ट में पढ़ाए थे इस वाली वीडियो में। ओके, तो इसका पार्ट फर्स्ट है वीडियो का पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन का, वो आप जरूर देखना, तभी आपको ये वाला पार्ट अच्छे से समझ आएगा। तो जितने भी कारण हैं वो क्या करेंगे? वो इम्बैलेंस कॉज करेंगे। किसके बीच में? इम्बैलेंस बिटवीन डिफेंसिव एंड एग्रेसिव फैक्टर। नेचर में हर चीज बैलेंस के फॉर्म में बनी होती है। ओके, हर चीज क्या है? बैलेंस है। अगर ये हल्का सा भी बैलेंस इधर उधर होता है तो चीजें गड़बड़ हो जाती है। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीजें हैं जो डिफेंस करती है, मतलब कि जो हमें बचाती है। ओके, तो हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है? कुछ डिफेंसिव फैक्टर है, कुछ एग्रेसिव फैक्टर है। एग्रेसिव मतलब जो हमारी बॉडी को नुकसान देगी, उसको हार्म पहुंचाएगी। ओके, वो एग्रेसिव फैक्टर है। तो इसी तरह से हमारी बॉडी में भी क्या होता है? डिफेंसिव फैक्टर होते हैं, एग्रेसिव फैक्टर होते हैं। अगर ये दोनों बैलेंस में है तो तब तो ठीक है। ओके, यहां पर क्या होता है कि डिफेंसिव फैक्टर मैंने आपको कौन कौन से पढ़ाए थे? तो डिफेंसिव फैक्टर ये वाले, म्यूकस बाइकार्बोनेट। ओके, तो यहां पर हमारी स्टमक की जो लेयर है ना, इसकी 4 लेयर होती है। तो जो म्यूकोजा लेयर है, इस म्यूकोजा लेयर में एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं? एपिथेलियल। तो यहां पर ये एपिथेलियल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? म्यूकस की एक थिक लेयर सिक्रीट करते हैं। ये म्यूकस की लेयर इसको पूरा का पूरा कवर कर देती है, ताकि जहां पर ये पेप्सिन बन रहा है, एसिड बन रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बन रहे हैं, वो हमारी लेयर को ना तोड़े, हमारी लेयर को हार्म ना करे। इसलिए यहाँ पर एक थिक म्यूकस की कोटिंग होती है। तो म्यूकस की जो कोटिंग होती है वो बचाती है हमारी लेयर्स को। इसके अलावा बाइकार्बोनेट्स। ओके, अगर वहाँ पर एल्कलाइन सब्सटेंस होगा, बाइकार्बोनेट्स होंगे, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? एसिड को बैलेंस फॉर्म में रखेंगे, न्यूट्रलाइज फॉर्म में रखेंगे। फिर क्या है? प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो हार्मोन्स होते हैं बॉडी में, वो क्या करते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करते हैं? म्यूकस के प्रोडक्शन को अधिक कर देंगे। ओके, बाइकार्बोनेट के सिक्रेशन को बॉडी में बढ़ा देंगे, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देंगे। अगर यहाँ पर अच्छे से ब्लड फ्लो जाएगा तो हमारी लेयर्स को और जो हमारी एपिथेलियल सेल्स होती है उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगा, अच्छे से न्यूट्रिशन मिलेगा। ओके, और वो अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करेगी। इंटीग्रिटी मतलब क्या होता है? कि कोई लेयर जिसमें बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। ओके, उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। मतलब जो सेल है वो बिल्कुल इंटैक्ट होकर जुड़े हुए, ताकि जो लेयर है वो बिल्कुल भी ब्रेक ना हो। तो यहां पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन भी अच्छा है, म्यूकोजल ब्लड फ्लो जरूरी है, सेल रीजनरेशन। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि जब भी उनमें कोई ब्रेक आता है या छोटी मोटी कोई इंजरी होती है तो अपने आप को खुद ही रीजनरेट कर देती है। ओके, वहां पर फिर नई सेल अपना आप बनना शुरू हो जाती है, या वो सेल की जो पावर होती है वो अपने आप को खुद ही रीजनरेट कर देती है। ओके, वो दोबारा से वहां पर एक और नई सेल बननी शुरू
हो जाती है। तो ये बॉडी की कैपेसिटी है। तो ये थे यहाँ पर डिफेंसिव फैक्टर। यहाँ पर है एग्रेसिव फैक्टर। एग्रेसिव मतलब हार्मफुल फैक्टर, ऐसे फैक्टर जो हमें नुकसान पहुंचाएंगे, जैसे कि गैस्ट्रिक एसिड, HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसका प्रोडक्शन अधिक होगा बॉडी में तो ये क्या करेगा, म्यूकस की जो लेयर है, हमारे जो स्टमक की लेयर है, उनको खाना शुरू कर देगा, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो पेप्सिन होते हैं, पेप्सिन का क्या काम क्या है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ठीक है, ये जो प्रोटीन्स होते हैं उनको वो खत्म करना शुरू कर देगा। ओके, हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स है उनमें भी प्रोटीन्स होता है। ओके, वहां पर क्या होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो अगर ये पेप्सिन वहां पर उसको ब्रेक करना शुरू कर देगा तो हमारी जो लेयर्स है वो टूटनी शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो बैक्टीरिया है, ओके, ये एग्रेसिव है। बैक्टीरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ओके, H पाइलोरी बैक्टीरिया। इसके अलावा ये बैक्टीरिया इतने खतरनाक होते हैं कि ये बॉडी में क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स को रिलीज करते हैं। साइटो मतलब जो सेल को टॉक्सिन दे, जो सेल को पॉइजन दे। ओके, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, वहां पर साइटोटॉक्सिक एंजाइम्स रिलीज करते हैं, जो कि क्या करेंगे, वहां पर हार्मफुल इन्वायरमेंट कॉज करेंगे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, डिफेंसिव एग्रेसिव फैक्टर बैलेंस में, बट जिन व्यक्तियों के अंदर या जिन पर्सन्स के अंदर ये सारी चीजें होती है, इनमें से या कोई भी चीजें एक्सेसिव अमाउंट में होती है, तो उससे क्या होगा, वो इस एग्रेसिव फैक्टर को बढ़ा देगा। ठीक है, अगर कोई बहुत अधिक अल्कोहल लेता है या काफी स्मोकिंग करता है लंबे टाइम से, तो वो एग्रेसिव फैक्टर को इंक्रीज कर देगा। ओके, इससे क्या होगा, अब यहां पर इम्बैलेंस कॉज हो जाएगा। या किसी पर्सन के अंदर अगर H पाइलोरी बैक्टीरिया आता है तो एग्रेसिव फैक्टर को बढ़ा देगा। ओके, अब क्या होगा, बॉडी में इम्बैलेंस कॉज हो जाएगा। अब क्या हुआ है, एग्रेसिव फैक्टर का अमाउंट यहां बढ़ गया है और डिफेंसिव फैक्टर का अमाउंट घट गया है। अब जो बचाने वाली चीज थी वो कम हो गई है और जो उसको नुकसान पहुंचाएगी, जो उसको हार्म पहुंचाएगी, वो चीज अधिक यहां बढ़ गई है। ओके, इससे क्या होगा, इम्बैलेंस हुआ है। डिस्ट्रप्शन ऑफ म्यूकोजल बैरियर, अब जो वो बैरियर है, ठीक है, जो वो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसमें अब डिस्ट्रप्शन हो जाएगा, वो टूटनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये एग्रेसिव हार्मफुल फैक्टर्स यहाँ बढ़ गए हैं। और ये हार्मफुल फैक्टर्स क्या करेंगे, उस लेयर को, उस म्यूकोजा को तोड़ना शुरू कर देंगे। ओके, वहां पर जो म्यूकस जमा है उसको, उस प्लग को तोड़ना शुरू कर देंगे, उसको बिल्कुल ब्रेक कर देंगे। ओके, तो धीरे धीरे वहां ब्रेक होना शुरू हो जाएगा, वो टूटना शुरू हो जाएगा, जिससे क्या होगा, बैक डिफ्यूजन ऑफ HCl H पॉजिटिव आयंस इनटू म्यूकोजा लीड्स टू इरोजन ऑफ म्यूकोजा। इससे क्या होगा, अब जितना भी एसिड यहाँ स्टमक में बन रहा है, ठीक है, जब हमारी लेयर्स को कोई बचाने वाली चीज यहां पर रही नहीं, ठीक है, वो बचाने वाली चीज यहां से एग्रेसिव फैक्टर ने खत्म कर दी है। अब क्या होगा, जितना भी एसिड बन रहा है, जितने भी एंजाइम्स बन रहे हैं, वो हमारे ही लेयर को हार्म पहुंचाना शुरू कर देंगे। ओके, उनका बैक फ्लो होना शुरू हो जाएगा हमारी लेयर्स के अंदर। ओके, और वो हमारी स्टमक की लेयर को क्या करना शुरू कर देंगे, इरोजन। धीरे धीरे पहले वहां इरोजन होगा। शुरुआत में क्या होता है, इसमें इरोजन होना शुरू होता है, मतलब जो लेयर्स होती है वो ब्रेक होना शुरू हो जाता है, उनमें जो प्रोटीन है वो गायब होना शुरू हो जाता है, ठीक है, वो टूटनी शुरू हो जाती है। तो यहां पर क्या हुआ, जैसे ही वहां से प्रोटेक्शन हटा, ठीक है, आगे प्रोटेक्शन था पहले म्यूकोजा का, म्यूकोजा लेयर का, बाइकार्बोनेट्स का, जैसे वो कम हुआ तो हमारे खुद के एसिड ने, हमारे खुद के डाइजेस्टिव एंजाइम्स ने क्या करा, अपनी ही लेयर को हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया, उनका बैक डिफ्यूजन हो गया। क्या था वो, H पॉजिटिव आयन, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन रहा है, उसने यहां पर हार्म पहुंचाना शुरू कर दिया। तो वहां पर क्या होना स्टार्ट हो गया, इरोजन होना शुरू हो गया है। ठीक है, ऊपर ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी, हटना शुरू हो जाएगी। फिर क्या होगा, सेल इंजरी, जहां पर वो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनमें इंजरी होनी शुरू हो जाएगी, वो टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेल इंजरी स्टार्ट हो चुकी है। और वहां पर क्या होगा, इतना एसिड बन रहा है वहां पर, अगर कोई अल्कोहल भी ले रहा है या फिर वहां पर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है, तो उससे क्या होगा, वहां की जो ऑर्गेनिज्म जो वहां पर है, जो वहां पर एसिड है, ऊपर से हमारे जो इम्यून सिस्टम के जो अलग से सेल आएंगे, WBCs आएंगे, ठीक है, इम्यून सेल आएंगे, तो वहां पर वो क्या होगा, एक डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से पेट में स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, वहां पर घाव होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे वहां पर इन्फ्लामेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, पेट के अंदर क्या होगा, घाव होना शुरू हो जाएगा, स्वेलिंग होनी शुरू हो जाएगी, रेडनेस हो जाएगी। ठीक है, हल्का हल्का वहां क्या होगा, जो लेयर है वो पूरी ब्रेक होनी शुरू हो जाएगी और वहां पर सूजन आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, इन्फ्लामेशन भी लगकर होगा। फिर है फर्दर एसिड एंड पेप्सिन रिलीज विल डाइजेस्ट कोलेजन फाइबर। ठीक है,
और लगातार ये एसिड अगर ऐसे बनता रहा, लगातार ये एसिड बनता रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब ये वाला जो बैक्टीरिया है, जब वहां पर ये इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, जब ये वाला बैक्टीरिया वहां के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करता है, तो उसके कंपनसेशन में, मतलब उस चीज को वो करने के लिए, उस चीज को हटाने के लिए हमारा जो स्टमक होता है वो और अधिक एसिड और अधिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाना शुरू करता है, ठीक है। जब ये बैक्टीरिया वहां के इन्वायरमेंट को न्यूट्रलाइज करेगा, तो उस चीज को कंपनसेट करने के लिए हमारा जो स्टमक है और हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो अधिक से अधिक रिलीज होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और वहां पर ऐसा पेप्सिन रिलीज होगा, ऐसा एसिड रिलीज होगा जो क्या करेगा, कोलेजन फाइबर, कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं, प्रोटीन फाइबर्स, ठीक है, प्रोटीन फाइबर्स को खाना शुरू कर देगा। मतलब हमारा खुद का जो एसिड है, हमारा खुद का जो पेप्सिन है, हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हमारी बॉडी के ही कोलेजन फाइबर को, हमारे प्रोटीन फाइबर को खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपको पता है जब बाहर से हम नॉन वेज वगैरह लेते हैं, चिकन वगैरह लेते हैं या मीट वगैरह खाते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में एसिड है। तो सेम क्या हो रहा है यहाँ पर, जैसे ही बॉडी में एसिड निकल रहा है तो वो खुद के ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू कर रहे हैं, मतलब खुद के ही स्टमक के लेयर को क्या करेंगे, खाना शुरू कर देंगे, उसको ब्रेक करना शुरू कर देंगे। तो जितने भी प्रोटीन के फाइबर्स थे यहाँ पर वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। फिर क्या होगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मतलब वहां पर सेल की डेथ होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब सेल की डेथ होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। एंड अल्सरेशन, इस तरह से वहां पर पेट में छाले, जिसको हम छाला बोलते हैं हिंदी में, या फिर अल्सर बोलते हैं, ठीक है, या फिर सोर बोलते हैं, वो बनने शुरू हो जाएंगे पेट के अंदर। और गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर, ठीक है, जिन लोगों को पेट में होता है उनका पेट का होगा, जिन लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो कौन सा पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम। तो कुछ लोगों को स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग में छाले बनेंगे, कुछ लोगों को पेट के छाले बनते हैं, ठीक है। तो ये था प्रोसेस कि किस तरह से हमारे पेट में अल्सर का फॉर्मेशन होता है। अब देखो अल्सर फॉर्मेशन, अब अल्सर वहां फॉर्म्ड हो जाएगा एंड एक्सटेंड इनटू सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस। जितनी भी मैंने आपको लेयर्स पढ़ाई है ना, 4 लेयर होती है, पहले वो धीरे धीरे पेनिट्रेट करना शुरू कर जाएंगी। पहले एक लेयर में घुसेगा, फिर दूसरे लेयर में वो छाला होगा, फिर तीसरे लेयर में, इस तरह से वो हमारे सभी लेयर को डैमेज कर देगा, ठीक है। अगर इसको हमने टाइम पे ट्रीटमेंट ना लिया तो इसके कुछ पॉसिबल कॉम्प्लिकेशंस हमको आगे देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या इसके पॉसिबल कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज के। पहला है ब्लीडिंग, ठीक है, हेमाटेमेसिस मेलिना। ये था कि पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। हेमाटेमेसिस मतलब जब वो वॉमिट करेगा उसके वॉमिटिंग में क्या होगा, ब्लड आएगा, उसको बोलते हैं हेमाटेमेसिस, ओके। खासकर जिन लोगों को पेट का छाला होता है उसमें हेमाटेमेसिस देखने को मिलता है। कुछ लोगों के स्टूल में, ओके, कुछ लोगों के स्टूल में क्या आएगा, ब्लड आएगा, उसको बोलते हैं मेलिना। जिनको ड्यूडेनम में छाला होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छाला होता है, उनको मेलिना कंडीशन देखने को मिलेगी। ये इसके कॉम्प्लिकेशन है। फिर है परफोरेशन, पेरिटोनाइटिस। ये जो जैसे अगर यहाँ पर होल हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर अल्सर बन रहा है, तो धीरे 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 वो अल्सर कहाँ जाएगा, नीचे परफोरेट करना शुरू कर देगा, सारी लेयर में घाव कर देगा और नीचे हमारी जो पेरिटोनियम कैविटी है वहां तक ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट को पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम कैविटी में इन्फ्लामेशन हो जाएगा। आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन को पेरिटोनाइटिस हो सकता है। फिर है पेनेट्रेशन इनटू एडजेसेंट ऑर्गन्स। और अगर ये पेरिटोनाइटिस यहाँ पर होता है हमारी पेरिटोनियम एरिया में, तो क्या होगा, आसपास के जो अदर ऑर्गन्स हैं, वहां पर जो गॉल ब्लैडर है, पेनक्रियाज है, उनमें भी इस छाला जो होगा उसका प्रभाव जो है, उसका जो इफेक्ट है वो देखने को मिलेगा। मतलब आसपास के जो ऑर्गन्स हैं वहां पर भी ये जा सकता है। तो ये थे इसके कॉम्प्लिकेशन और ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन। तो कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स यहाँ पर पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन वाले पेशेंट में देखने को मिलेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमन मतलब ऐसे साइन एंड सिम्टम्स जो पेट के अल्सर में और स्मॉल इंटेस्टाइन के अल्सर में कॉमन होते हैं, दोनों में आते हैं, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जिनको पेट का अल्सर है, गैस्ट्रिक अल्सर है, उनमें कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, और जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन का अल्सर है उनमें कौन कौन से लक्षण यहाँ देखने को मिलेंगे। इन दोनों को हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। तो पहले यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि कॉमन, कि दोनों, अगर दोनों तरह के अल्सर की हम बात करें तो उनमें कॉमन से जो साइन एंड सिम्टम्स है कौन कौन से होते हैं। तो पहला क्या है, डल एंड बर्निंग पेन इन द अपर मिडल ऑफ एब्डोमेन, ठीक है। पेशेंट को एब्डोमेन के ऊपर, ठीक है, स्टर्नम रीजन में जहां पर एब्डोमेन है वहां पेशेंट को हल्का हल्का
मीठा मीठा दर्द होगा। मतलब ऐसा दर्द, मीठे का मतलब है ऐसा दर्द जो पेशेंट को लगातार होगा बट वो सीवियर फॉर्म में नहीं होगा। ओके, वो हल्का हल्का दर्द पेशेंट को लगातार होता रहेगा। तो डल एंड बर्निंग पेन, ऐसा लगेगा कुछ वहाँ पर जलन सी हो रही है। ओके, तो पेशेंट को चेस्ट में, एब्डोमेन रीजन में हल्का हल्का दर्द होगा। फिर है एब्डोमिनल ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग यहाँ पर क्या है कि पेशेंट के, क्योंकि अंदर क्या हो रहा है, एसिड का सिक्रीशन हो रहा है। ओके, खाना ढंग से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पर गैस बननी शुरू हो जाएगी, तो पेशेंट को ब्लॉटिंग की फीलिंग होगी। ब्लॉटिंग मतलब क्या होता है, अंदर उसके गैस बनना शुरू हो जाएगा एब्डोमेन रीजन में, उसको डिस्कम्फर्ट फील होगा वहाँ पर। फिर है हार्ट बर्न। ठीक है, पेशेंट को जलन होगा, चेस्ट में जलन होगा, उसको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम रहेगी क्योंकि पेट में क्या हो रही है, गैस बन रही है। फिर है बेल्चिंग। बेल्चिंग होता है जो हम ब्लॉटिंग करते हैं। कई बार आपने देखा होगा जब हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं या एक्सेसिव अमाउंट में खाना खाते हैं तो हमें डकार सी आती है, उसको बोलते हैं बेल्चिंग। अगर एब्डोमेन पूरी तरह से भरा रहेगा वहाँ गैस बनेगी, एब्डोमेन अगर ब्लॉट रहेगा तो उसमें पेशेंट को बेल्चिंग साउंड आएगी, मतलब बर्पिंग साउंड, दैट इज डकार। ओके, फिर है डिस्पेप्सिया। अब गैस के कारण वहाँ पर एसिड बन रहा है तो पेशेंट को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, जो खाना है उसका पाचन जो है वो ढंग से नहीं हो पाएगा। ओके, तो इंडाइजेशन ऑफ फूड, खाना जो है ढंग से पाचन नहीं हो पाएगा, उसे हम बोलते हैं क्या, डिस्पेप्सिया। फिर है फीलिंग ऑफ फुलनेस। पेशेंट को हर टाइम ऐसा लगेगा जैसे कि उसका पेट भरा है, उसका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा, एकदम उसको हैवी हैवी फील होगा। फिर है एनीमिया। अब पेशेंट ढंग से खाना नहीं खा रहा है, ठीक है, तो फूड का डाइजेशन नहीं होगा। अगर फूड का डाइजेशन नहीं होगा तो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन जो है वो नहीं मिल पाएगा बॉडी को। इसमें पेशेंट को अल्सर में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, आप लोगों को पता है, तो उससे पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। उसका जो ब्लड काउंट है वो कम हो जाएगा। ओके, उसमें हेमेटोक्रिट लेवल आप ले लो या फिर हीमोग्लोबिन ले लो, वो दोनों ही मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो दोनों टाइप के अल्सर में पेशेंट को एनीमिया देखने को मिलता है। अब हम पढ़ लेते हैं कि कैसे हम कंपैरिजन करें, क्या क्या अलग अलग लक्षण देखने को मिलते हैं गैस्ट्रिक में और ड्यूडेनम में। तो पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर जिनको होगा उनके अंदर क्या लक्षण आएगा। पहला क्या है, इंडाइजेशन ऑफ फूड इंक्रीजेस पेन। जैसे ही यहाँ पर पेशेंट खाना खाएगा, उसने खाना लिया सपोज, ठीक है, अब आधे घंटे बाद जैसे वो खाना च्यू करना शुरू करेगा, जैसे अपने मुंह में हम खाना डालते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा वगैरह सिक्रेट होना शुरू होता है, हमारे पेट में जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो पेशेंट को यहाँ पर खाना खाने के बाद दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पेशेंट खाने का इंटेक करेगा, वो खाना पेट में जाएगा तो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलेंगे। उस डाइजेस्टिव एंजाइम्स में HCl भी है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। जब वो खाने के साथ मिक्सअप होगा तो वो खाना कहाँ पर टकरा रहा है, वो खाना कहाँ टकरा रहा है, हमारे स्टमक की वॉल पे टकरा रहा है। तो उस खाने में क्या मिक्स है, एसिड, HCl मिक्स है। और जब वो HCl वाला फूड हमारे स्टमक में टकराएगा तो पेशेंट को पेट में दर्द होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पेशेंट को खाना खाने के बाद पेट में दर्द होता है। जबकि अगर हम बात करें ड्यूडेनल अल्सर, जिनको स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले भाग में अल्सर होता है, उनमें ये वाली प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। इंडाइजेशन ऑफ फूड रिलीज पेन, इनके केस में उल्टा होता है। जैसे ही खाना खाते हैं तो खाने का डाइजेशन तो कहाँ होता है, पेट के अंदर होता है, ठीक है। फिर 2-3 घंटे बाद जो वो खाना है वो आगे जाएगा। आगे कहाँ जाएगा, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। तो खाना तो कहाँ डाइजेस्ट हो रहा है, पेट में डाइजेस्ट हो रहा है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन वो खाना आ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। बीच में क्या होता है, स्पिंचर मसल्स होती है। आपको पता है यहाँ पर कौन सी मसल्स होती है, स्पिंचर मसल्स होती है। तो जैसे ही पेशेंट यहाँ खाना खाएगा तो खाने का पूरा डाइजेशन कहाँ हो रहा है, पेट में हो रहा है। वो खाना ड्यूडेनम वाले भाग तक नहीं पहुँच रहा है, ठीक है। इसलिए पेशेंट को लगता है कि वो कितना भी खाना खा ले उसको दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पर पेशेंट को खाना खाना अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि उसको यहाँ पर पेट में जो दर्द है वो नहीं होता। फिर देखो यहाँ पर क्या है, वॉमिटिंग कॉमन। अब यहाँ क्या है, पेट में जिसके छाला है, अल्सर है, उसके पेट में दर्द हो रहा है खाना खाने के बाद। अब वो क्या करेगा, वो खाना छोड़ देगा या फिर जो उसने खाना अंदर लिया है उसको वो बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो अक्सर यहाँ पर देखा गया है कि जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो ज़्यादातर वॉमिटिंग करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। खाना खाने के बाद वो खाने को बाहर निकालते हैं। तो इन लोगों में वॉमिटिंग की दिक्कत होती है, ठीक है। खाना खाने के बाद ये वॉमिट कर देते हैं क्योंकि उनको पेट में दर्द हो रहा है। जैसे उस खाने को बाहर निकालेंगे तो दर्द कम हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट में क्या होता है, वॉमिटिंग जो है वो कॉमन है।
अगर हम बात करें यहाँ पर ड्यूडेनल अल्सर की, तो नो वोमिटिंग, क्योंकि उनको खाना खाते हुए मजा आ रहा है, ठीक है, कोई दर्द नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर ये पेशेंट कोई भी वॉमिट नहीं करेगा। तीसरा जो लक्षण है वो क्या देखने को मिलेगा, पेन अकर हाफ टू 1 आवर आफ्टर मील। जैसे ही यहाँ पेशेंट ने खाना खाया, ठीक है, उसके आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद पेशेंट को यहाँ पर दर्द होगा, क्योंकि जैसे ही खाना अंदर गया तो उसके आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद उस खाने का प्रोसेस होता है, ठीक है, वो खाना डाइजेस्ट होता है, तो आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद पेशेंट को यहाँ पर दर्द होता है गैस्ट्रिक अल्सर में। ड्यूडेनम अल्सर में 2 to 3 आवर्स आफ्टर मील, क्योंकि जब 2-3 घंटे बाद जब वो खाना सेमी डाइजेस्टेड फॉर्म में, मतलब आधा जो प्रोसेस जो खाने को डाइजेस्ट करता है हमारा पेट करता है, स्टमक करता है। अब पेशेंट को यहाँ पर कोई भी आइडिया नहीं है कि ये खाना आगे भी जाएगा, ठीक है। सपोज कि पेशेंट ने रात को 10 बजे यहाँ पर खाना खाया 10 PM, ठीक है, तो उसके 2-3 घंटे बाद पेशेंट सो जाएगा। अब 2-3 घंटे बाद जब पेट में खाने का डाइजेशन होता है तो वो खाना 3 घंटे बाद आगे शिफ्ट होता है। आगे कहाँ शिफ्ट होगा, हमारे ड्यूडेनम में शिफ्ट होगा, ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ पर मिडनाइट में पेन होगा, जिस टाइम वो खा रहा है उस टाइम दर्द नहीं होगा, बट जब खाना 3 घंटे बाद डाइजेस्ट हो जाएगा पेट के अंदर, तो वो डाइजेशन के लिए फर्दर कहाँ जाता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो अब खाना 3 घंटे बाद आगे शिफ्ट होगा। अब वो यहाँ पर ड्यूडेनम की वॉल से टकराएगा, ठीक है, उसमें क्या है, एसिड प्रेजेंट है। तो अक्सर इन पेशेंट को रात में, आधी रात को दर्द होता है 12 बजे, जबकि इनमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो जब पेशेंट आपको बता रहा है, आपके पास आ रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर साहब मैंने रात को 10 बजे खाना खाया है और मुझे रात को अचानक बीच में दर्द होता है पेट में, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को ड्यूडेनम का अल्सर है, ठीक है। फिर देखो हेमेटेमेसिस। हेमेटेमेसिस का मतलब होता है ऐसा वॉमिट जो कि कैसे कलर का हो, कॉफी ग्राउंड कलर का हो, ठीक है, कॉफी ग्राउंड कलर का वॉमिट हो। ब्लड, मतलब वॉमिटिंग में जब ब्लड आता है, ठीक है, या वो कॉफी ग्राउंड अगर वॉमिट है तो पेशेंट को क्या है, गैस्ट्रिक अल्सर है। पेशेंट आपको बताएगा मैं वॉमिटिंग कर रहा हूं और मेरी वॉमिटिंग जो है ब्राउन आ रही है या फिर रेड आ रही है, ठीक है, तो उसमें इसका मतलब क्या है, पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर है। ड्यूडेनम वाले पेशेंट क्या बताएंगे आपको, वो बोलेंगे कि मुझे क्या हो रहा है, स्टूल में मेरे ब्लड आ रहा है, मेलिना। अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लड आता है तो वो क्या कंडीशन है, मेलिना। अब यहाँ पर 2 तरीका का स्टूल आएगा। पहला है टेरी ब्लैक, अगर बिल्कुल ब्लैक पेशेंट का स्टूल आ रहा है। ब्लैक स्टूल कैसे हो जाएगा, क्योंकि जब खाना डाइजेस्ट हो रहा है और अल्सर से वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो उस खाने के साथ जो ब्लड है उसका भी डाइजेशन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हर अल्सर क्या करता है, ब्लीड करता है, हर अल्सर से क्या आता है, ब्लीडिंग होती है। तो जब पेशेंट के फूड के साथ ब्लड का डाइजेशन होगा तो लास्ट में स्टूल कैसा आएगा, ब्लैक आएगा, क्योंकि उस वाले ब्लड का डाइजेशन हो चुका है। इसलिए पेशेंट यहाँ बताएगा आपको कि मुझे स्टूल कैसा आ रहा है, ब्लैक आ रहा है। अगर पेशेंट का स्टूल रेड कलर का है, इट मीन्स फ्रेश ब्लड है। वो कैसा ब्लड है, फ्रेश ब्लड है, मतलब कि जो ब्लड है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो ब्लड अभी अभी निकला है किसी अल्सर से, तभी उस स्टूल में क्या आ रहा है, रेड कलर आ रहा है स्टूल का। फिर देखो सिग्निफिकेंट वेट लॉस। यहाँ पेशेंट को खाना खाने का मन नहीं करेगा, उसे लगातार वॉमिट होगी, तो पेशेंट यहाँ खाने से दूर भागेगा, तो उससे क्या होगा, उसका वेट लॉस होगा। पेशेंट का वजन बहुत जल्दी यहाँ पर गिर जाएगा। अगर हम बात करें ड्यूडेनम की, तो यहाँ पर नो लॉस ऑफ वेट, पेशेंट को यहाँ खाना खाने मजा आएगा। यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पेशेंट का क्या होगा, वो वेट को गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पेशेंट वेट को गेन करेगा क्योंकि खाना खाने के बाद पेशेंट को लगता है कि उसका दर्द जो है वो कम हो जाता है, ओके। फिर है मैलिग्नेंसी अकर। जितने भी पेट के अल्सर होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं, वो मैलिग्नेंट होते हैं। मैलिग्नेंट मतलब ऐसे कैंसर जिनको ट्रीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। तो सिर्फ 1% गैस्ट्रिक अल्सर ही मैलिग्नेंट अल्सर होते हैं, ठीक है। इन वाले ट्यूमर को अगर हम ट्रीट करके बाहर भी निकाल देंगे तो कुछ टाइम बाद ये वहां पर दोबारा रिग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और ये बॉडी में किसी भी ऑर्गन में जाकर फैल जाएंगे, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू, ठीक है। ये वाला जो मैलिग्नेंट कैंसर होता है ये काफ़ी खतरनाक होता है, क्योंकि ये अदर ऑर्गन्स में, अदर बॉडी पार्ट्स में इजीली जा सकता है ब्लड के थ्रू, और इसको ये क्योर बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ओके। ये दोबारा से वापस आ जाता है। तो सिर्फ जिन लोगों को गैस्ट्रिक अल्सर है उसमें 1% चांसेस है कि वो अल्सर जो है वो मैलिग्नेंट बन सकता है। अगर हम यहाँ पर बात करें ड्यूडेनम की, तो यहाँ पर रेयर चांसेस है,
99% जो अल्सर होते हैं वो बिनाइन होते हैं, मतलब ऐसे ट्यूमर, ऐसे अल्सर जिसको हम ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैलिग्नेंसी का कोई चांसेस नहीं है, किसमें, ड्यूडेनम अल्सर में। फिर है वेट लॉस, यहाँ पेशेंट का सीवियर वेट लॉस होगा, यहाँ पर वेट गेन होगा, ये पॉइंट दोबारा यहाँ पर आ चुका है। फिर नेक्स्ट देखो, डीप टेंडरनेस इन मिड लाइन एपिगेस्ट्रियम, ठीक है। जब डॉक्टर पेशेंट को पाल्पेट करेगा उसके एब्डोमेन में, तो जहाँ पर पेशेंट को पाल्पेट करेंगे, अगर पेशेंट कह रहा है मुझे इस वाले रीजन में दर्द हो रहा है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सा जो ऑर्गन है बॉडी का वो किस वाले रीजन में आता है। तो हमें पता है एनाटॉमी में कि एब्डोमेन के 9 रीजन्स होते हैं, कितने होते हैं, 9 रीजन्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एब्डोमेन के 9 रीजन्स बनाए हैं। तो इस साइड वाला पार्ट कौन सा, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, ओके। मिडिल वाला पार्ट क्या है, एपिगेस्ट्रियम रीजन, और इधर वाला क्या, लेफ्ट। फिर नीचे के पार्ट में अगर हम आएंगे तो लंबर है, फिर है हाइपोगेस्ट्रिक रीजन और इधर इंगुइनल रीजन। अगर आपको एनाटॉमी का डायग्राम अच्छे से याद है तो आपको पता होगा कि जो स्टमक है वो कहाँ पर लाई करता है, वो हमारे एपिगेस्ट्रिक रीजन में लाई करता है। कहाँ पर लाई करता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में लाई करेगा। इट मीन्स पेशेंट को जब हम उसको पाल्पेट करेंगे उसके एब्डोमेन में, जैसे ही हम उसके एपिगेस्ट्रिक रीजन में पाल्पेट करेंगे तो पेशेंट को वहाँ पर छूने से दर्द होगा, ठीक है। जैसे ही वहाँ हम पुश करेंगे तो वहाँ पर टेंडरनेस, मतलब जैसे ही वहाँ पुश करेंगे तो पेशेंट को वहाँ पर दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस वाले भाग में क्या हमारा स्टमक है, वहाँ पर अल्सर है। तो यहाँ पेशेंट बताएगा आपको कि मुझे मिड लाइन एपिगेस्ट्रियम में पेन हो रहा है। अगर हम बात करें ड्यूडेनम अल्सर की, तो यहाँ पर पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में पेन होगा, क्योंकि ड्यूडेनम वाला भाग कहाँ पर आ रहा है, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में आ रहा है। फिर नेक्स्ट देखो, लेबरिंग ग्रुप्स। अक्सर जो गैस्ट्रिक अल्सर है वो खासकर लेबर्स जो ज़्यादा फिजिकल वर्कआउट करते हैं या जो लेबर ग्रुप में जो लोग होते हैं उन्हें होता है। क्यों, क्योंकि उनकी डाइट प्रॉपर्ली नहीं होती है, कई बार ब्रेकफास्ट वगैरह स्किप हो जाता है उनका, वो अच्छे से खाने को नहीं ले पाते हैं, तो उनको काफ़ी फिजिकल वर्कआउट करना पड़ता है, ठीक है। तो एक्सेसिव फिजिकल वर्कआउट भी क्या करता है, अल्सर कॉज करता है। तो अक्सर ये वाला अल्सर जो देखा गया है वो लेबरिंग ग्रुप में देखा गया है, जबकि जो ड्यूडेनम वाला अल्सर है वो खासकर जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम्स की, ओके, जो काफ़ी स्ट्रेस लेते हैं, मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, उनमें ड्यूडेनम अल्सर के चांसेस यहाँ अधिक हो जाते हैं। फिर देखो, परफोरेशन वेरी लेस, यहाँ पर परफोरेशन के चांसेस बहुत ही कम है कि वो आगे नीचे परफोरेट करेगा, ठीक है, या फिर अदर जो हमारे आसपास जो ऑर्गन्स होते हैं उनको डैमेज करेगा। जबकि ड्यूडेनम अल्सर में बहुत चांसेस है कि जो अल्सर है वो परफोरेट कर जाए, ठीक है। ज़्यादातर यहाँ पर क्या देखा गया है, जो पेनक्रियाज होता है उसको यहाँ पर नुकसान होता है, ठीक है, ड्यूडेनम वाले उस रीजन में। तो परफोरेशन अक्कर यहाँ पर मोस्टली परफोरेशन देखा गया है, और पेशेंट को शिकायत होती है पेरिटोनाइटिस की, ओके। यहाँ पर जो पेनक्रियाज है उसमें यहाँ पर इन्फ्लामेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन। कौन कौन सी जांच यहाँ पर हम करते हैं पेशेंट के ऊपर देखने के लिए कि उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन है या फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम डायग्नोसिस पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, बाय हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। पेशेंट के यहाँ पर हम पुरानी पास्ट की प्रेजेंट की सारी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप पेशेंट से क्वेश्चन कर सकते हो कि वो अल्कोहल, टोबैको, स्मोकिंग करता है या फिर नहीं करता है, उसको कोई ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम है या फिर नहीं है, या फिर उसका ऑक्यूपेशन क्या है, ठीक है, वो लेबर तो नहीं है, या काफ़ी स्ट्रेस लाइफ में लेता है या फिर नहीं लेता है, कभी पहले उसकी सर्जरी हुई है या फिर नहीं हुई है, कौन कौन सी मेडिसिन वो खा रहा है इस टाइम पे, कहीं वो पेन किलर्स जो नेसेट्स ड्रग्स है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है, क्या पेशेंट पेन किलर ले रहा है या फिर नहीं ले रहा है। तो सारी पुरानी पास्ट की प्रेजेंट हिस्ट्री हम कलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर हम फिजिकल एग्जामिनेशन पेशेंट का देखेंगे। पेशेंट को आपको हेड से लेकर टो तक पूरा देखना है, उसका स्किन कलर क्या है, ठीक है, पेल अगर स्किन है, येलोइश पेल स्किन है, मतलब पेशेंट को एनीमिया की कंडीशन है। फिर आप उसके एब्डोमेन को टच करके वहाँ पर टेंडरनेस का पता लगा सकते हो कि पेशेंट को किस वाले रीजन में दर्द हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, ठीक है। एब्डोमेन में उसकी ब्लॉटिंग है या फिर नहीं है, उसका जो हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है या फिर नहीं है, ठीक है। पेशेंट से आप पूछ सकते हो उसको चेस्ट पेन तो नहीं है, कोई वॉमिटिंग की शिकायत तो नहीं है, मेलिना कंडीशन तो नहीं है। तो पेशेंट से ऐसे कोई सिंपल क्वेश्चन आप कर सकते हो कि उसको दर्द किस टाइम पे होता है, रात को होता है या फिर खाना खाने के बाद होता है या खाना खाने से पहले होता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप पेशेंट से यहाँ पर पूछ सकते हो, ठीक है। तो पहला हमने क्या किया, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करा।
फिर दूसरा क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी। ठीक है, ये अपर जीआई एंडोस्कोपी जो है वो बिल्कुल गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। क्यों इसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड बोल रहे हैं? क्योंकि 95% जो रिजल्ट है बिल्कुल एक्यूरेट आते हैं, बिल्कुल सही आते हैं। तो सबसे जो बेस्ट टेस्ट है करने का पेशेंट के ऊपर वो क्या है, अपर जीआई एंडोस्कोपी है, जिसका रिजल्ट बिल्कुल 95% क्या है, एक्यूरेट है। इस टेस्ट में होता क्या है कि हम अपर जीआई को इसमें पूरा क्लियरली अच्छे से देख सकते हैं। जैसे कि इसका नाम है ईसोफेगो गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। क्यों ईसोफेगस? मतलब हम ईसोफेगस को भी इसमें देख पा रहे हैं, फूड पाइप को अच्छे से देख पा रहे हैं, उसका मूवमेंट कैसा हो रहा है वो देख पा रहे हैं। गैस्ट्रो मतलब हमारा पेट कैसा है, डाइजेशन कैसा हो रहा है उसको देख पा रहे हैं। और ड्यूडेनो मतलब हमारा ड्यूडेनम वाला रीजन कैसा है। तो अपर जीआई को हम इसमें पूरा देख पा रहे हैं, इसीलिए नाम क्या है इसका, ईसोफेगो गैस्ट्रोडुडेनो। मतलब फूड पाइप, ईसोफेगस, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, एंड ड्यूडेनम मतलब ड्यूडेनम एरिया। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, ईसोफेगोस गैस्ट्रोडुडेनोस्कोपी। स्कोपी मतलब इसकी हम इमेजेस को, इसकी वीडियो जो है वो देख पा रहे हैं। इस टेस्ट में होता क्या है कि डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट के माउथ से एक फ्लेक्सिबल गाइड वायर को डालेगा। ठीक है, उस गाइड वायर में आगे से एक कैमरा अटैच्ड होता है, ओके, और वहां पर एक मॉनिटर लगा होता है। जब पेशेंट के थ्रोट में इस फ्लेक्सिबल गाइड वायर को हम डालते हैं तो कई बार पेशेंट को वहां पर गले में इरिटेशन होती है, उसको डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसके लिए वहां पर हम पेशेंट को स्प्रे देंगे। ठीक है, हल्का सा वहां पर सेडेशन देंगे, वहां पर हल्का सा हम क्या कर देंगे, नम कर देंगे उस एरिया को, थोड़ी देर के उसको क्या कर देंगे, सुन कर देंगे, या फिर उसको हल्का सा स्प्रे देंगे एनेस्थीसिया टाइप का। फिर हम क्या करेंगे, उस फ्लेक्सिबल गाइड वायर को पेशेंट के माउथ में डालेंगे। ठीक है, अब उस गाइड वायर में क्या अटैच्ड है, एक कैमरा अटैच्ड है। अब वो कैमरा हमको क्या दिखाएगा, पूरा वो हमें दिखाएगा कि जो म्यूकोजा है स्टमक की वो किस तरह से है। ठीक है, ड्यूडेनम की जो म्यूकोजा है वो किस तरह से है। इसके अलावा हम उसमें पूरा देख पाएंगे कि कहीं पर स्वेलिंग तो नहीं है, कोई एडिमा तो नहीं है, कहीं पर इन्फ्लामेशन तो नहीं है। कई बार जो अल्सर होते हैं वहां से ब्लीडिंग होती है, तो फ्रेश वहां पर ब्लड आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, एक्टिव ब्लीडिंग है या फिर नहीं है, कोई क्लॉट का फॉर्मेशन, क्योंकि जब अल्सर वहां से ब्लीड करेगा तो वहां पर जो ब्लड क्लॉट है उसका बनने का चांसेस बढ़ जाएगा, तो उसको यहां पर हम देख पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सबसे अच्छी बात क्या है कि उस फ्लेक्सिबल गाइड वायर जब हम डालेंगे और जिस एरिया में अल्सर हुआ है, कि वो अल्सर किस कारण हुआ है, ठीक है, वो किसी बैक्टीरिया के कारण हुआ है, तो वहां से हम टिश्यू का सैंपल ले लेंगे, उसको बोलेंगे बायोप्सी। ठीक है, तो उसी गाइड वायर की हेल्प से वहां पर एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम क्या करेंगे, हल्का सा टिश्यू का सैंपल ले लेंगे। ओके, वो टिश्यू का सैंपल हमने क्यों लिया है, जांच करने के लिए कि उसके अंदर बैक्टीरिया है या फिर नहीं है। कौन से बैक्टीरिया, एच पाइलोरी बैक्टीरिया, या फिर मैलिग्नेंसी देखने के लिए कि अगर ये जो ये छाला यहाँ पर हो रहा है, क्या ये मैलिग्नेंट है, कैंसरस है या फिर नहीं है। ठीक है, तो 95% रिजल्ट क्या आते हैं, एक्यूरेट आते हैं। क्या क्या डॉक्टर ने एक गाइड वायर पेशेंट में डाला, ठीक है, उसको हल्का सा गले में सेडेशन दिया, नमनेस दिया, और सब कुछ हम किस में देखेंगे, एक मॉनिटर में देखेंगे कि पेट में जो हमारा जो ईसोफेगस है वो किस तरह से काम कर रहा है, कहीं पर वहाँ पर स्वेलिंग नहीं है, इन्फ्लामेशन नहीं है, जो हमारा पेट है, जो हमारा ड्यूडेनम है, वो सारा का सारा एरिया हमें कहाँ दिखाई देगा, एक मॉनिटर पे वीडियो के रूप में दिखाई देगा। इसीलिए ये टेस्ट क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट है, 95% रिजल्ट बिल्कुल सही आते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात, इस टेस्ट में हम बायोप्सी कर सकते हैं जांचने के लिए कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कौन सा बैक्टीरिया है, या फिर मैलिग्नेंसी को देखने के लिए। फिर नेक्स्ट टेस्ट क्या है, बेरियम स्वैलेट टेस्ट। इसमें क्या होता है, नाम में आ रहा है बेरियम, इसमें मतलब पेशेंट को हम बेरियम देंगे। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट एक बहुत ही गाढ़ा सा लिक्विड होता है। ओके, बेरियम सल्फेट एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होगा। पेशेंट को हॉस्पिटल जब वो आएगा उसको खाली पेट बुलाएंगे। ठीक है, तो जब वो हॉस्पिटल आएगा कम से कम 6 या 3 घंटे की फास्टिंग करके आएगा, तो उसको हम बेरियम सल्फेट नाम का जो लिक्विड है, जो बिल्कुल वाइट कलर का लिक्विड होता है, काफ़ी डार्क ये होता है, ठीक है, बल्कि ये लिक्विड होता है। इसका टेस्ट बिल्कुल कैसा होता है, जैसे चौक होता है। अगर आप व्हाइट वाले चौक को बिल्कुल क्रश करके पानी में घोल दोगे ना, तो बिल्कुल वैसा ही सॉल्यूशन ये बन जाएगा। तो बेरियम सल्फेट एक सब्सटेंस होता है जिसको हम पेशेंट को पीने के लिए देंगे। तो जब पेशेंट उस सब्सटेंस को पिएगा तो उसके हम अलग अलग पोजीशन में क्या करेंगे, लगातार एक्सरे निकालेंगे। ठीक है, जब पेशेंट उस बेरियम सल्फेट को अंदर लेगा तो वो बेरियम सल्फेट क्या करेगा, हमारे जीआई ट्रैक्ट को ना कोट कर देगा। कोट समझ रहे हो, क्योंकि वो व्हाइट कलर का सब्सटेंस है तो वो उसको पूरा का पूरा कवर कर देगा, व्हाइट कोटिंग वहां कर देगा। ठीक है, तो जैसे पेशेंट उस सब्सटेंस को पिएगा तो ये पूरा का पूरा जीआई ट्रैक्ट यहाँ से कोट हो जाएगा, और हम पेशेंट की डिफरेंट पोजिशन में अलग अलग इमेजेस लेंगे, अलग अलग एक्सरे लेंगे। ठीक है, इससे हमें पता लग जाएगा कि भाई पेशेंट को
कहाँ पर अल्सर है, क्योंकि जहां पर भी छाला होगा, जहां पर भी अल्सर होगा, वो वाला रीजन अधिक बेरियम को एब्जॉर्ब कर देगा, अधिक बेरियम को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता लग जाएगा कहां पर अल्सर है। बेरियम सोलिड टेस्ट उन वाले पेशेंट में किया जाता है जिनमें एंडोस्कोपी क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जो लोग एंडोस्कोपी नहीं करा सकते, या कोई सर्जरी है, या उनको माउथ में कोई दिक्कत है, या उनको कोई अन्य प्रॉब्लम है, जिन लोगों से एंडोस्कोपी नहीं हो पा रही है, उनके लिए एंडोस्कोपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उन लोगों को हम क्या करने के लिए बोलेंगे, बेरियम सोलिड टेस्ट करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि इसमें एक सिंपल सा लिक्विड है जिसका टेस्ट कैसा है, चौक के जैसा है। ठीक है, उस लिक्विड को पेशेंट पिएगा और उसके डिफरेंट पोजीशन में इमेजेस निकालेंगे। क्योंकि कई बार लोगों को क्या होता है कि माउथ में अगर ट्यूब डालते हैं तो लोग उल्टी वगैरह कर लेते हैं, वॉमिट कर लेते हैं, उनको डिस्कंफर्ट होता है, तो वो एंडोस्कोपी नहीं करवा पाते। ओके, तो उनको हम बोलेंगे आप क्या करवाओ, बेरियम स्वेलो कराओ। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, हमने इसमें इसोफेगस का, स्टमक का और ड्यूडेनम का एक्सरे निकाल लिया। ठीक है, उसमें हम देख लेंगे जहां पर अल्सर होगा वो अधिक वहां पर बेरियम को एब्जॉर्ब कर देगा। ओके, और वो हमको एक्सरे में वहां पर दिख जाएगा। फिर नेक्स्ट टेस्ट क्या है, ब्लड टेस्ट। भाई ब्लड टेस्ट जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों तरह के अल्सर में पेशेंट को ब्लीडिंग होती है। गैस्ट्रिक में क्या हो रहा है, पेशेंट को हेमाटेमेसिस हो रहा है, ड्यूडेनम में पेशेंट को क्या हो रहा है, वहां पर मेलिना हो रहा है। तो दोनों तरफ से पेशेंट का ब्लड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो पेशेंट को एनीमिया की शिकायत अधिक होती है, तो ब्लड की जांच करने के लिए हम पूरा क्या देखेंगे, हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है उसमें, ठीक है, आरबीसी लेवल कितने हैं। इसके अलावा बाकी जो अदर ऑर्गन्स है उनकी कंडीशन भी हम इसमें देख सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का अमाउंट कितना है, और पेशेंट को किस तरह का मतलब छाला है। कुछ छाले होते हैं बहुत पुराने होते हैं वो, ठीक है, वो क्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। कुछ छाले जो होते हैं वो बिल्कुल एक्टिव होते हैं, उनसे लगातार सीवियर ब्लीडिंग होती रहती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर एनीमिया टेस्ट कराना जरूरी है। इसे हम हीमोग्लोबिन का जो लेवल है, आरबीसी का जो लेवल है, हेमेटोक्रिट जो लेवल है, वो सब इसमें हम जांच सकते हैं। इसके अलावा जो अन्य जो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स हैं उन सब की भी जांच इससे हो सकती है। फिर नेक्स्ट क्या है, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट। क्योंकि पेशेंट कह रहा है उसके स्टूल में ब्लड आ रहा है, उसका जो स्टूल है वो डार्क ब्लैक आ रहा है या फिर बिल्कुल रेड आ रहा है। ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए कि पेशेंट के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है या फिर नहीं है, उसके लिए हम कौन से टेस्ट करते हैं, फीकल ओकल्ट ब्लड टेस्ट करते हैं। इस वाले टेस्ट में हम क्या करेंगे, एक सैंपल लेंगे। ठीक है, एक पेपर होता है, उसका नाम होता है गुइक पेपर। क्या होता है, गुइक पेपर। पेशेंट का स्टूल सैंपल लेंगे और गुइक पेपर के ऊपर डाल देंगे। ओके, तो यहां पर पेशेंट का स्टूल सैंपल लिया इंस्ट्रूमेंट से और इसको कहां डाल दिया, गुइक पेपर में। उसके ऊपर हम H2O2 मतलब हाइड्रोजन परऑक्साइड ऐड कर देंगे। ठीक है, 2-3 बूंदे हमने हाइड्रोजन परऑक्साइड की ऐड कर दी है। अगर पेशेंट के स्टूल में ब्लड मिक्स है कहीं ना कहीं, तो क्या होगा, तुरंत ही जो सैंपल है वो ब्लू कलर में बदल जाएगा। ठीक है, सैंपल है वो विद इन अ सेकेंड क्या हो जाएगा, ब्लू कलर में बदल जाएगा। इट मीन्स कि पेशेंट के स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है। ओके, तो यहां पर हम क्यों करें टेस्ट कि स्टूल में ब्लड है या फिर नहीं है। प्लेसिंग अ फीकल सैंपल, पेशेंट का स्टूल लिया, उसको कहां पर रखा, ऑन ए गुइक पेपर, और उसके ऊपर क्या डालेंगे, हम हाइड्रोजन परऑक्साइड डालेंगे। अगर वहां ब्लड है तो विद इन अ सेकेंड वो सैंपल जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब वहां पर स्टूल में ब्लड है। फिर नेक्स्ट देखो, यूरिया ब्रेथ टेस्ट। इसमें क्या करा, पेशेंट की ब्रेथ को हमने एनालाइज करा। ठीक है, इसमें हम पहले क्या करेंगे, पेशेंट को पहले एक बैग देंगे। ओके, उस बैग में पेशेंट को एक्सेल करने के लिए बोलेंगे, कितनी CO2 पेशेंट बाहर निकाल पा रहा है। ठीक है, पहला हमने सैंपल ले लिया, इस सैंपल को हमने अलग रखना है। फर्स्ट हम सैंपल ले रहे हैं एक बैग के अंदर। ठीक है, पेशेंट को बोल रहे हैं कि आपको जो CO2 है उसको बाहर निकालना है, एक्सेल करना है। ओके, फिर हमने उस सैंपल को अलग रख दिया। उसके बाद अगर पेशेंट के अंदर, उसके स्टमक के अंदर अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो आपको पता है कि जो H पाइलोरी बैक्टीरिया है उसका काम क्या है, उसका काम है यूरिया को तोड़ना। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, यूरिया को तोड़ेगा, किसमें, अमोनिया और CO2 में। मतलब अब अगर पेशेंट के अंदर बैक्टीरिया है तो अब पेशेंट के अंदर जो दूसरा सैंपल आएगा उसमें CO2 का अमाउंट ज्यादा आएगा। तो यहां पर इस टेस्ट में हमने क्या करा, पेशेंट को एक सॉल्यूशन दिया पीने के लिए, उसका नाम क्या है, यूरिया, या फिर इसकी टैबलेट्स भी आती है। ओके, पेशेंट को या तो हम यूरिया पीने को देते हैं या एक टैबलेट आती है। जैसे ही पेशेंट यूरिया वाली टैबलेट को अंदर लेगा
तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इसका काम क्या है, यूरिया को ब्रेक करना। अब टैबलेट कौन सी दी हमने, यूरिया दी है, ठीक है। जैसे पेशेंट यूरिया टैबलेट को लेगा तो ये बैक्टीरिया क्या करेगा, इस यूरिया टैबलेट को तोड़ना शुरू कर देगा, ओके, इस सॉल्यूशन को तोड़ना शुरू कर देगा। और ये सॉल्यूशन कैसा है, रेडियो लेबल्ड है, ओके। सॉल्यूशन कैसा है, रेडियो लेबल्ड, मतलब जो चमकता है, ओके, उस टाइप का सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया, एच पायलोरी बैक्टीरिया, इस यूरिया को ब्रेक करेगा अमोनिया CO2 में। 15 से 30 मिनट के बाद पेशेंट को हम एक और बैग देंगे, उसमें हम एक्सेल करने को बोलेंगे। 2 तरीके इसको जांचने के, देखो जो पहला वाला बैग होगा उसमें CO2 का जो अमाउंट होगा नॉर्मल होगा, बट जो सेकंड बैग में हम सैंपल कलेक्ट करेंगे, अगर उस सेकंड बैग में CO2 का अमाउंट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है फर्स्ट बैग के कंपैरिजन में, इट मीन्स एच पायलोरी बैक्टीरिया है। इसके अलावा आप एक और तरीके से आप पता कर सकते हो, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, रेडियो लेबल्ड सब्सटेंस को डिटेक्ट करता है, ओके। क्योंकि यहाँ पर ये यूरिया कैसा था, रेडियो लेबल्ड था, तो CO2 गैस भी कैसी आएगी, रेडियो लेबल्ड आएगी, ओके। तो उस सब्सटेंस के थ्रू हम क्या करेंगे, उस जो CO2-14 है, रेडियो लेबल्ड जो CO2-14 है, उसको हम यहाँ पर डिटेक्ट कर लेंगे, किसके थ्रू, ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू, ओके। तो यहाँ पर ब्रेथ एनालाइजर के थ्रू हमने जो कार्बन लेबल्ड CO2 था उसको हमने डिटेक्ट कर लिया है, जो रेडियो लेबल्ड CO2 था उसको हमने पहचान लिया है। और दूसरा तरीका क्या है, दोनों बैग को आप देख लो भाई, किसमें CO2 कम है, किसमें CO2 ज़्यादा है। अगर सेकंड प्रोसीजर में CO2 ज़्यादा आ रहा है, मतलब बैक्टीरिया प्रेजेंट है, एच पायलोरी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। अगर सेकंड वाले बैग में कार्बन लेबल्ड CO2 है, रेडियो एक्टिव लेबल्ड CO2 है, इट मीन्स तब भी क्या है, बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्टेनिंग कर सकते हो एच पायलोरी की, ठीक है, आप उसको स्टेन कर दो। तो स्टेनिंग किससे होती है, इसके लिए खास तरीके का स्टेनिंग सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है, सिल्वर स्टेन। इसको हम वार्थिन स्टेरी स्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वार्थिन स्टेरी स्टेन। ये स्टेन कुछ खास किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है, क्योंकि जो बहुत ही छोटे माइन्यूट, मतलब इतने माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू नहीं देख पाते, तो उन वाले ऑर्गेनिज्म को हम किससे स्टेन करते हैं, वार्थिन स्टेरी स्टेन से या सिल्वर स्टेन से। क्योंकि ये स्टेन क्या करता है, उनकी सेल वॉल पे चिपक जाता है, अटैच हो जाता है, ठीक है। तो जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा, इसको हम स्टेन करेंगे डार्क कलर से। खासकर इसको लोग ना ब्लैक, जो साइंटिस्ट होते हैं उनको जांचना है, जो आगे रिसर्च करनी है किस तरह का बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया बहुत ही क्या होते हैं, माइन्यूट होते हैं, तो बिल्कुल उनको डार्क ब्लैक कलर में हम स्टेन कर देंगे। माइक्रोस्कोप में अगर हम देखेंगे स्लाइड के ऊपर तो हमको क्या दिखेगा कि जो बैक्टीरिया है एच पायलोरी वो बिल्कुल ब्लैक कलर में हमको मूव करते हुए नजर आएंगे, और पीछे जो बैकग्राउंड होगा वो कैसा होगा, येलोइश या फिर गोल्डन बैकग्राउंड होगा, ठीक है। तो येलोइश बैकग्राउंड पीछे है जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और जो बैक्टीरिया है वो हमको किस तरह से नजर आएंगे, ब्लैक कलर में नजर आएंगे। फिर है, एंड वी कैन आल्सो डू कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, या फिर आपको रिसर्च करनी है कि भाई बैक्टीरिया कैसे ग्रो कर रहे हैं, इनके ग्रोथ प्रोसेस क्या है, किस तरह से इनकी ग्रोथ को हम रोकेंगे, उसके लिए हम कौन सी दवाई बनाएंगे, ट्रीटमेंट कैसा देंगे, ठीक है, पेशेंट को किस तरह का ट्रीटमेंट देना है। उसके बाद आप क्या करोगे, कल्चर ऑफ बैक्टीरिया। कल्चर करना क्यों जरूरी है, अगर आप आगे फर्दर रिसर्च कर रहे हैं बैक्टीरिया के ऊपर, या फिर पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि कौन सी वाली ड्रग्स, जो कौन सी दवाई जो है वो असर करेगी इस बैक्टीरिया के ऊपर। यहाँ पर मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन, किस तरह से हम मेडिसिन से पेप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करते हैं। तो मैनेजमेंट का गोल हमारा क्या है कि पेशेंट के अंदर जो लक्षण आ रहे हैं पेप्टिक अल्सर के, जो भी साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं उसको कम से कम करना है, इसके कॉम्प्लिकेशन को होने से बचाना है पेशेंट को, ठीक है, ताकि इसके आगे कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसके अलावा हमारा गोल क्या है कि अल्सर को हमें ट्रीट करना, अल्सर को हमें हील करना, उसको ठीक करना है, ये हमारा मैनेजमेंट का गोल है। तो कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी मेडिसिन इसमें हम देते हैं। तो पहला क्या है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन मतलब H पॉजिटिव आयन, तो ऐसा पंप जो लगातार H पॉजिटिव आयन को निकाल रहा है, ठीक है। हमारी जो म्यूकोजल लेयर होती है स्टमक में, उसमें एक पंप होता है, पंप का काम क्या है, किसी चीज को निकालना बाहर। तो यहाँ पर ये पंप क्या कर रहा है, H पॉजिटिव आयन को निकाल रहा है बाहर, जिसकी वजह से एसिड बन रहा है। तो यहाँ पर हम उसी पंप को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, उसको इनहिबिट कर देंगे। मैंने आपको स्टमक के पार्ट्स यहाँ बताए थे पहले भी, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या, फंडस है, ये बॉडी है, ये एंट्रम है, ओके। तो यहाँ पर जो पैराइटल सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, ये फंडस हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गई, यहाँ पर पैराइटल सेल्स होते हैं। यहाँ पर एक तरीके का पंप होता है, उसका नाम क्या है, H पॉजिटिव K पॉजिटिव एटीपेज एंजाइम,
मतलब जो हाइड्रोजन आयन को बाहर निकालेगा, पोटेशियम आयन को अंदर लेगा, ठीक है। अगर ये H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase जो एंजाइम वाला पंप है, अगर यहाँ पर ये H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालेगा तो ये H पॉजिटिव आयन क्लोरीन के साथ मिक्सअप हो जाएंगे और साथ में क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, एसिड बनाएंगे। तो यहाँ पर हम कौन सी दवाई दे रहे हैं, जो इस पंप को बंद कर रहा है, उसको इनहेबिट कर रहा है। ओके, तो दे रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ स्टमक एसिड, इससे स्टमक एसिड बहुत ही कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बाय ब्लॉकिंग द प्रोटोन पंप, यहाँ पर हमने उस पंप को बंद कर दिया, उसका नाम क्या है, H पॉजिटिव K पॉजिटिव ATPase एंजाइम। ओके, ये पंप कहाँ होता है, हमारे पैराइटल सेल्स में होता है। हमारी जो बॉडी का रीजन है स्टमक का, उसमें पैराइटल सेल्स होते हैं, उसमें पंप होता है, ठीक है। जब ये H पॉजिटिव आयन को बाहर निकालता है तभी वहाँ एसिड बनता है। अब आप खुद सोचो, हमने उस पंप को ही यहाँ ब्लॉक कर दिया है, उसी को रोक दिया है, तो एसिड भी नहीं बनेगा। जैसे कि इसके मेडिसिन के एग्जाम्पल कौन कौन से, जिन भी दवाइयों के पीछे क्या वर्ड आएगा, जोल वर्ड आएगा, जैसे ओमीपैराजोल हो गया, या पेंटोपैराजोल हो गया, एस्मोपैराजोल हो गया, या रेबीपैराजोल हो गया, ये सारी दवाइयाँ जिनके लास्ट में क्या आ रहा है, जोल आ रहा है, वो सब क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स है। फिर नेक्स्ट देखो एंटा एसिड, ये तो बहुत कॉमन आपने सुना होगा। जैसे हमें कभी एसिडिटी होती है या हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है तो हम बाहर से तुरंत ही एंटा एसिड ले लेते हैं, वो हमको बहुत ही जल्दी आराम दिला देती है। कई बार अगर हम ज़्यादा खाना खाते हैं या प्रेगनेंसी के टाइम पे एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस टाइम पे एंटा एसिड खाने से क्या होता है, तुरंत ही जो पेट की समस्या है, ठीक है, गैस की समस्या, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम है, उससे तुरंत ही आराम मिलेगा। ये करता क्या है, दे न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन द स्टमक। ये क्या कर रहा है, सिक्रेशन को बंद नहीं कर रहा है, बल्कि जो एसिड ऑलरेडी यहाँ बन चुका है, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, जो एसिड यहाँ पहले से ही बन चुका है। सपोज किसी ने खाना खाया और उसका बहुत सारा पेट में क्या हो गया, एसिड बन गया है, पेशेंट को यहाँ पर खट्टी डकार आ रही है, ठीक है, उसको सीने में जलन हो रही है, तो वो क्या करेगा, एंटा एसिड लेगा। ओके, तो ये एंटा एसिड क्या करता है, जो एसिड पेट में पहले से ही बन चुका है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसको बैलेंस कर देगा। इसीलिए इस पेशेंट को यहाँ पर बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। दे प्रोवाइड क्विक रिलीफ फ्रॉम सिम्टम्स लाइक एसिडिटी, जिन लोगों को एसिडिटी की दिक्कत होती है, जिन लोगों को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, ये जो खाना है वो ढंग से पाचन नहीं हो पाता है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये एंटासिड बहुत मतलब उपयोगी है, ठीक है। इससे अल्सर हील नहीं हुआ है, ठीक है, इससे एसिड का सिक्रेशन नहीं रुका है। इसने क्या किया है, जो एसिड पहले से बन चुका है सिर्फ उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया है, इसीलिए इसमें बहुत जल्दी आराम मिलता है, ठीक है ना। इसने एसिड की प्रोडक्शन को बंद नहीं किया है, अल्सर को ठीक नहीं किया है, बस इसने जो एसिड बन चुका है उसी को ही क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर चुका है। पेशेंट को इससे बहुत जल्दी आराम मिलता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, ये सारे क्या है, हमारे एंटासिड के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेडिसिन है म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट। म्यूकोजल मतलब ऐसी दवाई जो हमारी म्यूकस लेयर को बचा रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है। ऐसी दवाई जो हमारी म्यूकस लेयर को क्या कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, उसको एक तरीके से कवर कर रही है। ओके, सपोज किसी की यहाँ पर अगर अल्सर है इस जगह पे, ठीक है, आप खुद सोचो अगर इस जगह पर अल्सर है, यहाँ पर मैं इसको बाहर से अगर कवर कर दूँ इस तरह से, तो क्या होगा, जो भी एसिड यहाँ होगा, जो भी खाना यहाँ पर होगा, वो अब उस छाले से नहीं टकराएगा, ठीक है। सपोज मैं एग्जांपल देती हूँ, कहीं पर हमारा वूंड लगा है, ठीक है, चोट लगी है। अब वो अगर वूंड खुला है तो क्या होगा, बाहर के इरिटेंट्स, मिट्टी, डस्ट वगैरह हमें दर्द होगा, ठीक है। उसको अगर मैं बैंडेज से कवर कर दूं, वहाँ पर पट्टी वगैरह लगा दूं, तो क्या होगा, जो बाहर के इन्वायरमेंट में जो इरिटेंट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारे वूंड तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसी तरह का जख्म जो है वो पेट के अंदर हुआ है, ठीक है। इसी तरह का जख्म कहाँ हुआ है, पेट के अंदर, यहाँ पर छाला है, जख्म हुआ है। इस जख्म को हमने सिर्फ कवर कर दिया है, ठीक है, बाहर से मतलब बैंडेज लगा दिया है, कवर कर दिया है दवाई के रूप में। तो इससे क्या हुआ, हमारी जो म्यूकोजल लेयर थी वो भी कवर हो चुकी है, ठीक है। नाम क्या है, म्यूकोजल प्रोटेक्टिव एजेंट, जिसने हमारी म्यूकस लेयर को प्रोटेक्ट कर रखा है। देखो, दे प्रोटेक्ट द स्टमक एंड ड्यूडेनल लाइनिंग फ्रॉम एसिड, पेप्सिन एंड इरिटेंट्स। मतलब इन्होंने बाहर से एक लाइन बना दी है स्टमक में, हमारे ड्यूडेनम में, जिसकी वजह से वहाँ पर एसिड, पेप्सिन, इरिटेंट्स नहीं टकरा रहे हैं, नहीं वो उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है, सुक्राफाइलेट, बिस्मथ सबसाइलेट या मिजोप्रोस्टोल। कुछ दवाएं इसमें ऐसी भी होती है जो कि, जैसे कि एग्जांपल बिस्मथ सबसाइलेट, ये एक और अच्छा काम करती है कि यहाँ पर ये प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को बढ़ा देंगी। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ेगा तो
क्या होगा, बाइकार्बोनेट्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, उससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, सेल रीजनरेशन की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या कर रही है, एक तरह से कोटिंग कर रही है, एक तरह से कवर कर रही है हमारे पूरे म्यूकोजल लाइनिंग में, जो स्टमक की लाइनिंग है, जो ड्यूडेनम की लाइनिंग है, साथ साथ ये छाला जो अल्सर हो रखा है उसको भी कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेक्स्ट ड्रग है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। रिसेप्टर मतलब क्या होता है, जो किसी चीज को रिसीव करता है उसको बोलते हैं रिसेप्टर, ठीक है, जो किसी चीज को क्या करेगा, रिसीव करेगा, उसे रिसेप्टर बोलते हैं। तो यहां पर हम ब्लॉक कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, रोक रहे हैं। किसको रोक रहे हैं, H2 रिसेप्टर को रोक रहे हैं। क्या नाम है उसका, H2 रिसेप्टर। दे ब्लॉक H2 रिसेप्टर ऑन द स्टमक पैराइटल सेल्स। जो हमारे पेट में जो पैराइटल सेल्स होती है, जिनसे मेन हमारा एसिड बनता है, उस पैराइटल सेल में क्या होते हैं, H2 रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। अब ये किसको रिसीव करेगा, ये किसको लेगा, ये लेता है हिस्टामिन को। किसको लेता है, हिस्टामिन को। जैसे ही हिस्टामिन इस रिसेप्टर पे आएगा तो क्या होगा, ये तुरंत ही यहाँ पर एसिड बनना शुरू हो जाएगा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस रिसेप्टर को मना कर रहे हैं कि भाई आपको हिस्टामिन को नहीं लेना है, ठीक है, क्या नहीं लेना है, हिस्टामिन को नहीं लेना है। तो यहाँ पर हमने रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दिया है, रिसेप्टर को मना कर दिया है कि उसको हिस्टामिन को नहीं लेना है, क्योंकि जैसे उस रिसेप्टर से हिस्टामिन जुड़ रहा है तो वहां पर एसिड बनना शुरू हो रहा है, तो हमको उसी को रोकना है ना। तो यहां पर हमने क्या करा, प्रिवेंट कर दिया है H2 रिसेप्टर को हिस्टामिन लेने से फ्रॉम स्टिमुलेटिंग एसिड सिक्रीशन, जिससे क्या होगा, एसिड बनेगा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल कौन कौन सी दवाइयां हैं इसमें, रेनिटेडिन है, फॉर्मिटेडिन है, सेमिटेडिन है, ओके, ये सारे यहाँ पर दवाएं। टेडिन, लास्ट में क्या वर्ड आ रहा है, टेडिन आ रहा है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। हमें पता है कि भाई मेन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से ये डिजीज हो रही है, H. पाइलोरी, जो बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, उसको हमें इसमें किल करना है, ठीक है। तो इसमें हमें बैक्टीरिया को मारना है, तो क्या दवाई देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे। बैक्टीरिया को मारने के लिए हम एंटीबायोटिक्स इसमें देते हैं टू इराडिकेट H. पाइलोरी, क्योंकि हमको इस बैक्टीरिया को वहां से हटाना है, पूरा खत्म करना है, इराडिकेट करना है। देखो इसमें जो मेडिसिन चलती है वो कैसे चलती है, कम से कम पेशेंट को इसमें 10 to 14 डेज तक दवाइयाँ लेनी होती है, ठीक है। 10 to 14 डेज तक आपको इसमें रेजीम मतलब होता है जब हम 2-3 दवाइयाँ इकट्ठा देते हैं, ठीक है। जब क्या करेंगे, 2-3 दवाइयाँ हम इकट्ठा देते हैं, उसको बोलते हैं रेजीम। तो यहाँ पर जो दवाइयाँ चलेंगी वो कैसे चलेंगे, 10 to 14 डेज तक आपको उस दवाई को कंटिन्यू लेना है, ठीक है, बीच में ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आप जैसे दवाई को ब्रेक कर दोगे बीच में तो वो जो बैक्टीरिया है वो और भी रेजिस्टेंस हो जाएगा, ओके। तो कंटिन्यूसली इसमें आपको जो थेरेपी है, एंटीबायोटिक की थेरेपी है, ड्रग की जो रेजिमेन है, उसको फॉलो करना है। कब तक फॉलो करना है, 10 to 14 डेज तक फॉलो करना है। वैसे जो मैक्सिमम पेशेंट होते हैं उनको 1 हफ्ते के अंदर इसमें आराम मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के रेजिम बनते हैं। पहला क्या है, पहला रेजिम कैसे बनेगा, इसमें हम पेशेंट को 2 एंटीबायोटिक्स देंगे और 1 PPI देंगे। PPI मतलब क्या होता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। इसमें से आप कोई सा भी प्रोटॉन पंप साथ में दे सकते हो, ठीक है। तो 2 एंटीबायोटिक्स हम पहले कौन से देंगे, एमोक्सिलिन और क्लेथ्रोमाइसिन। कौन सी, एमोक्सिलिन, क्लेथ्रोमाइसिन। साथ में हम क्या देंगे, एस्मेपेराजोल, जो कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से। 1 हफ्ते के अंदर अगर पेशेंट को आराम नहीं मिला है, 14 डेज तक उसने कोर्स पूरा किया है, आराम नहीं मिला है, तब हम क्या करेंगे, सेकेंड रेजीम में जाएंगे, ठीक है। पहले हम इस वाले रेजीम को चलाएंगे। सेकेंड रेजीम में जो एंटीबायोटिक्स आती है वो थोड़ा हैवी एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, थोड़ा वो हैवी और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स होती है। जैसे कि इसमें हम क्या करेंगे, 2 एंटीबायोटिक देंगे, साथ में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर देंगे, और हमने अब क्या ऐड कर दिया इसमें, बिस्मथ सैलिसाइलेट। क्योंकि हमें पता है कि बिस्मथ सैलिसाइलेट क्या करता है, हमारी लेयर को पूरी तरह से कवर कर देता है, छाले को पूरी तरह से कवर कर देता है। अगर कोई चीज कवर रहेगी, ठीक है, जहां पर घाव लगा है उसके ऊपर बैंडेज रहेगा, तो वो घाव अंदर ही अंदर क्या होगा, अपना आप ही हील होता रहेगा, ठीक होता रहेगा, ठीक है। जितना घाव यहाँ पर खुला होगा उससे एसिड टकराएगा तो ठीक नहीं हो सकता, ओके। तो यहाँ पर हमने क्या किया, बिस्मथ सैलिसाइलेट दिया है ताकि वो पूरा उसको कवर कर दे, ठीक है, और जो छाला है, अल्सर है, वो अपने आप अंदर ठीक हो जाए। तो 2 हमने हैवी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स थी वो कौन कौन सी दी है, पहली है मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, फिर है टेट्रासाइक्लिन, साथ में हम कोई सा भी PPI देंगे जैसे कि एस्मेपेराजोल, और लास्ट में हमको क्या ऐड करना है, बिस्मथ सैलिसाइलेट, ठीक है। नेक्स्ट दवाई देखो, सपोर्टिव थेरेपी। सपोर्टिव थेरेपी कैसे, भाई पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, अगर पेशेंट को ज़्यादा ही साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको हमें हटाना है, क्योंकि उससे पेशेंट को दिक्कत होगी। अगर उसको वॉमिटिंग लगातार आ रही है, वॉमिटिंग की दिक्कत हो रही है, तो आप उसको एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटिक्स ड्रग्स दे सकते हो, ठीक है। इमेटिक्स मतलब जो वॉमिटिंग को बंद कर देगा, और नोजिया, कई बार पेशेंट को वॉमिटिंग की फीलिंग आती है या वो वॉमिट कर देता है, तो उसको
उसको रोकने के लिए हमें एंटीमेटिक्स ड्रग्स देनी है। पेशेंट के अंदर एनीमिया की कंडीशन मतलब मैक्सिमम देखने को मिलती है, ठीक है। पेप्टिक अल्सर में पेशेंट के अंदर एनीमिया की कंडीशन देखने को भी मिलेगी। उसमें आपको आयरन के जो कैप्सूल्स आते हैं, टैबलेट्स आते हैं, वो आप उसको दे सकते हो। तो आयरन सप्लीमेंट्स भी बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट देखो एलिग्नेंट्स। एलिग्नेंट्स क्या होते हैं? देखो जैसे पेशेंट ने खाना खाया, ठीक है, तो खाना खाने के बाद क्या होगा, इस खाने में ना हमारा एसिड मिक्सअप होता है, ओके। कुछ लोगों में क्या होता है कि जब वो खाना खाते हैं या फिर वो हैवी अमाउंट में अगर खाना ईटिंग कर रहे हैं तो वो क्या होगा, खाने में एसिड मिल जाएगा, ठीक है। और ये खाना रिगरगेट मतलब ये खाना वापस से हमारे ईसोफेगस में आता है और पेशेंट को खट्टी डकार आती है, ठीक है। उसको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं खट्टी डकार आना। कई बार पेप्टिक अल्सर में देखा गया है कि जब भी पेशेंट खाना खाता है तो खाने के बाद उसको सीने में जलन होती है, उसको हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है, उसको इंडाइजेशन की दिक्कत होती है, ठीक है। तो ये सारा का सारा ट्रीट हम किससे करेंगे? एलिग्नेंट से करेंगे। एलिग्नेंट्स क्या होते हैं? दे ट्रीट एसिडिटी, ये एसिडिटी को ट्रीट करते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या होते हैं, रिफ्लक्स वाले प्रोसेस को रोकते हैं। सपोज हमने खाना खाया तो इस खाने के साथ क्या होगा, एसिड भी मिक्सअप होगा। कई बार हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो उससे क्या होता है कि जो खाना है उसका बैक फ्लो होता है हमारे कहाँ, ईसोफेगस में। अगर वो खाना ईसोफेगस में वापस आएगा तो उससे क्या होगा, हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी पेशेंट को। तो यहाँ पर ये एलिग्नेंट्स क्या करते हैं, एक मोटी सी परत यहाँ बना देते हैं जेल लेयर की, ठीक है। एक मोटी सी परत यहाँ जब जेल लेयर की बना लेंगे तो जो कंटेंट है स्टमक के अंदर, जो खाना है, कंटेंट है, वापस से वो रिगरगेट होके या बैक फ्लो होके हमारे ईसोफेगस में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ देखो, दे ट्रीट एसिडिटी, ये एसिडिटी को ट्रीट करते हैं। रिफ्लक्स बाय फॉर्मिंग अ थिक प्रोटेक्टिव फॉर्म लेयर, यहाँ पर ये एक जेल की फॉर्म लेयर की कवर हमारे खाने के ऊपर बना देंगे, जिससे क्या होगा, खाना जो है उसका बैक फ्लो हमारे ईसोफेगस में नहीं होगा। पेशेंट को एसिडिटी की, हार्ट बर्न की, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल है गैविस्कोन, सोडियम एलिग्नेंट्स, पोटेशियम एलिग्नेंट्स। नेक्स्ट क्या है, जो लोग बहुत अधिक पेन किलर्स लेते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लेते हैं, उनको खासकर यहाँ पेप्टिक अल्सर बन जाते हैं। तो उनसे हम बोलेंगे भाई जिस तरह की पेन किलर आप ले रहे हो, अगर आपको उससे दिक्कत हो रही है तो अपनी आप पेन किलर्स को बदल सकते हो, उसको चेंज करा सकते हो। जैसे कि उसके बदले आप कौन सी पेन किलर ले सकते हो, एग्जांपल एसिटामिनोफेन, जो कि इसका कॉम्बिनेशन है टाइलेनॉल और पैरासीटामोल को। इसके अलावा पेशेंट को आप गाइड करोगे स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, ठीक है, बैड हैबिट्स जो भी है वो आपको अवॉइड करनी है। और अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया है तो उसका आपको डायग्नोस जल्दी से जल्दी कराना है और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए बोलोगे। यहाँ पर हमारे पास सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज कंडीशन। अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन से कोई आराम नहीं मिलता है तो एट द लास्ट हम किस में आते हैं, सर्जरीज में आते हैं। तो कौन कौन सी सर्जरीज यहाँ हम परफॉर्म करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज को क्योर करने के लिए, ठीक है। जब मेडिसिन बिल्कुल काम नहीं आती है या फिर पेशेंट का जो अल्सर है वो हील नहीं हो पाता है, तब जाके हम पेशेंट में क्या परफॉर्म करते हैं, सर्जरीज परफॉर्म करते हैं। तो पहली सर्जरी यहाँ पर क्या है, वेगोटॉमी। वेगस एक नर्व होती है जो हमारे हर एक ऑर्गन तक जाती है, वहां पर वो सिक्रीशन एंजाइम्स को निकालने में हेल्प करती है। तो वेगोटॉमी मतलब उस नर्व को यहाँ पर कट करके निकाल देना, ओके। तो यहाँ पर देखो डायग्राम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वेगस नर्व है वही यहाँ पर सिक्रीशन कॉज करती है। तो वेगस नर्व की 2 ब्रांचेस होती है, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रंक है जहाँ से नर्व स्टार्ट हो रही है और इसकी 2 ब्रांचेस है, ठीक है। एक ब्रांचेस यहाँ जाएगी, एक ब्रांचेस नीचे के ऑर्गन्स में जाएगी। तो 2 ब्रांचेस यहाँ निकलती है और ये ब्रांचेस की जो नर्व्स है वो हमारे हर एक सेल तक या फिर हर एक एरिया तक जाती है, ओके। तो यहाँ पर हम सर्जरी करें जिसमें हम इस नर्व को कट कर देंगे ताकि जो सिक्रीशन है, एंजाइम्स है, HCl है, वो ना बन सके। टॉमी मतलब होता है किसी नर्व को कट करके वहाँ से निकाल देना या उस नर्व को वहाँ से हटा देना, ओके। उसको हमने रिसेक्शन कर दिया नर्व का। तो वेगोटॉमी भी 3 तरह से होता है। 3 तरह से क्या होता है, ट्रूनिकल वेगोटॉमी। ट्रूनिकल मतलब हमने जो इसका मेन ट्रंक था, ऊपर वाला पार्ट जहाँ से इसके 2 ब्रांचेस निकल रही है, तो हमने इसका जो मेन ट्रंक है उसी को यहाँ पर कट कर दिया है। अगर मेन ट्रंक ही यहाँ पर कट हो जाएगा तो कम से कम 50 से लेकर 80% तक सिक्रीशन जो है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगा, ओके। हमने यहाँ पर क्या करा है, ट्रूनिकल मतलब ट्रंक, जो मेन ट्रंक एरिया है उसी को कट कर दिया है। इससे क्या होगा, सारी ब्रांचेस काम करना बंद कर देगी और सिक्रीशन नहीं आएगा, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं निकलेंगी। दूसरी तरह की वेगोटॉमी क्या होती है, सिलेक्टिव वेगोटॉमी। हमने यहाँ पर सिलेक्टिव मतलब हमने ट्रंक को यहाँ पर नहीं काटा है,
सिर्फ उसके ब्रांचेस को कट किया है। सिलेक्टिव मतलब जो ब्रांचेस सिर्फ स्टमक तक जा रही है उन्हीं ब्रांचेस को कट किया है। देखो यहाँ पर ट्रंक एरिया ये वाला एरिया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, ब्रांचेस को कट किया है, ट्रंक को कट नहीं किया है। मतलब कि सिर्फ जो स्टमक में जो ब्रांचेस जा रही है उन्हीं को कट किया है। तो स्टमक में ही जहाँ से सिक्रीशन हो रहा है वहाँ से सिक्रीशन नहीं होगा, ठीक है। जो बाकी ऑर्गन्स है, लीवर है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, वहाँ पर नर्व जा रही है। बट हमने यहाँ पर क्या किया, सिर्फ ब्रांचेस को ही कट किया है। उसे बोलते हैं सिलेक्टिव, मतलब सिलेक्शन करके हमने कट किया है, सिलेक्टिव वेगोटॉमी। तीसरा है हाईली सिलेक्टिव। हाईली सिलेक्टिव क्यों बोला है, यहाँ पर हमने सिर्फ उसी नर्व को पकड़ा है जो कि पैराइटल सेल तक जा रही है, क्योंकि पैराइटल सेल ही क्या करती है, HCl का सिक्रीशन करती है। या फिर हमने उसी नर्व को यहाँ पर कट किया है जो कि जी सेल, मतलब गैस्ट्रीन, जो जी सेल होती है वो गैस्ट्रीन हार्मोन निकालती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्टिव वेगोटॉमी की है। सिलेक्टिव मतलब एक नर्व जो पैराइटल सेल तक जाएगी और दूसरी नर्व जो जी सेल तक जाएगी, क्योंकि जी सेल क्या करता है, गैस्ट्रीन हार्मोन निकालता है और वो गैस्ट्रीन हार्मोन पैराइटल सेल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा HCl निकालने के लिए। तो हाईली सिलेक्टिव क्यों बोला है, क्योंकि इसमें हमने ब्रांचेस को भी कट नहीं किया है, सिर्फ एक दो ही नर्व को कट किया है जो उस पर्टिकुलर एरिया तक जा रही है ताकि वहां सिक्रीशन ना मिले, ठीक है। देखो वेगस नर्व रिसेक्शन टू रिड्यूस HCl सिक्रीशन, क्योंकि वेगस नर्व क्या करती है, एसिटाइल कोलिन के द्वारा, ठीक है। उसमें क्या होता है, ACH होता है, ACH क्या होता है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। तो इसमें ACH होता है जो कि सिक्रीशन को बढ़ाता है। तो अगर हम वेगस नर्व को कट कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो HCl का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। दूसरी सर्जरी का नाम क्या, पाइलोरोप्लास्टी। पाइलोरोप्लास्टी हम वेगोटॉमी के साथ ही करते हैं। क्यों, क्योंकि वेगस नर्व एक और काम करता है। जो वेगस नर्व है वो मोटिलिटी को बना के रखता है। मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, ईसोफेगस में कैसा मूवमेंट होगा जब खाना नीचे जाएगा, या फिर जो स्टमक है उसमें कैसा मूवमेंट होगा जब वहाँ पर डाइजेशन होगा। तो जो वेगस नर्व है वो हमारे GI ट्रैक्ट की मोटिलिटी को भी मेंटेन करता है। इसीलिए जब भी आप वेगोटॉमी पेशेंट के कर रहे हो, साथ में डॉक्टर क्या परफॉर्म करता है, पाइलोरोप्लास्टी। क्योंकि पेशेंट को दिक्कत आती है कि अगर वेगोटॉमी यहाँ पर कर देंगे तो उससे क्या होगा, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, जो यहाँ पर कंटेंट है, खाना है, वो आगे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं जा पाएगा, क्योंकि स्टमक अपनी मोटिलिटी भी यहाँ पर खो देगा। क्योंकि वेगस नर्व ही क्या करती है, उसकी मोटिलिटी को, उसके मूवमेंट को बना के रखती है। तो अगर वेगोटॉमी करा है तो स्टमक की मोटिलिटी खो जाएगी, ठीक है, वो ढंग से काम नहीं करेगा और पेशेंट का जो खाना है वो ढंग से यहाँ पर डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ओके, इसके अलावा वो ड्यूडेनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। इसीलिए साथ में हम कौन सर्जरी करते हैं, पाइलोरोप्लास्टी करते हैं। पाइलोरोप्लास्टी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर एक मसल्स होती है जिनका नाम क्या, पाइलोरस मसल्स। क्या होती है, पाइलोरस मसल्स, जो हमारी स्टमक और ड्यूडेनम जो एरिया है उसके बीच में होती है। तो जिस टाइम खाना डाइजेस्ट होता है, ताकि जो खाना है हाफ डाइजेस्टेड वो डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में ना जाए, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, पाइलोरस मसल्स होती है। अब कई बार क्या होता है, जिन पेशेंट को ड्यूडेनम में छाला होता है, अल्सर होता है, उस छाले के कारण क्या होता है कि जो ये पाइलोरस स्पिंचर जो मसल्स होती है इनमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, इनमें यहाँ पर सूजन आ जाएगी, इनमें यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा और यहाँ पर धीरे धीरे स्कारिंग होना शुरू हो जाएगा। जब यहाँ पर सेल एंड टिश्यू का स्कारिंग होगा तो जो यहाँ रास्ता है, जो जिस रास्ते से खाना जाएगा वो रास्ता बिल्कुल यहाँ पर नैरो हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो पाइलोरोप्लास्टी में क्या करते हैं कि एक हल्का सा इंसिजन लगाते हैं। इंसिजन मतलब होता है चीरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लॉन्गिट्यूडनल क्या लगाएंगे, इंसिजन लगाएंगे इस तरह से। अगर यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो गया, स्वेलिंग हो गया, स्कारिंग हो गई, क्योंकि ड्यूडेनम में अल्सर है, उस अल्सर के कारण, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि स्टमक ढंग से अपनी मोटिलिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, खाना जो है वो नीचे नहीं जा पा रहा है। तो पाइलोरोप्लास्टी में यहाँ पर हल्का सा एक इंसिजन लगाएंगे, ठीक है, इस एरिया को वाइड कर देंगे, ठीक है, हल्का सा इसको ब्राउड कर देंगे ताकि जो कंटेंट है स्टमक के वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन में आ सके। तो यहाँ पर हल्का सा चीरा या फिर इंसिजन लगा के इधर वाले एरिया को यहाँ पर सूचर कर देंगे, ठीक है, इसको सील देंगे। तो यहाँ क्या हुआ, अब जो रास्ता बिल्कुल सिकुड़ गया था वो बिल्कुल वाइड हो चुका है, वो बिल्कुल ब्राउड हो चुका है। तो जो खाना है वो इजीली अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सकता है। तो वेगोटॉमी के साथ साथ कौन सी हम सर्जरी करते हैं, पाइलोरोप्लास्टी, लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन इनटू पाइलोरस एंड इनलार्ज पाइलोरस, ठीक है। हमने वहाँ पर क्या करा है, पाइलोरस मसल्स के जो एरिया है उसको इनलार्ज कर चुका है ताकि जो स्टमक का कंटेंट है वो डायरेक्टली नीचे जा सके। तीसरी सर्जरी का नाम है एंट्रेक्टोमी, ठीक है। एंट्रेक्टोमी क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें हम एंट्रम वाले भाग को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है। स्टमक के कितने भाग होते हैं, 3 यहाँ पर ना,
देखो इस सर्जरी का नाम क्या है, एंट्रेक्टोमी। तो यहाँ पर तो फंडस हो गया, ठीक है, ये वाला बॉडी हो गया, और ये वाला क्या हो गया, एंट्रम रीजन हो गया। अब मैक्सिमम लोगों को एंट्रम वाले भाग में ही क्या होते हैं, अल्सर होते हैं, यहीं पर ही घाव बनते हैं, ठीक है। कौन से भाग में, लेसर कर्वेचर वाले भाग में एंट्रम के, यहीं पर ही मेनली लोगों को घाव बनते हैं। तो इस सर्जरी का नाम एंट्रेक्टोमी क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर हम एंट्रम को ही हटा रहे हैं। स्टमक का जो डिस्टल सबसे नीचे वाला पार्ट है जिसको हम एंट्रम बोलते हैं, उसको ही यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि यहीं पर ही लगातार अल्सर बन रहे हैं, यहीं पर ही दिक्कत हो रही है, ठीक है। इसलिए सर्जरी का नाम क्या है, एंट्रेक्टोमी, क्योंकि यहीं से क्या होता है, एंट्रेक्टोमी भाग में हमारे जी सेल्स होते हैं जो कि गैस्ट्रिन हार्मोन निकालते हैं। यही गैस्ट्रिन हार्मोन फिर पैराइटल सेल को स्टिमुलेट करते हैं HCl निकालने के लिए। इसलिए यहाँ पर हम सर्जरी कौन सी करेंगे, एंट्रेक्टोमी। अब एंट्रेक्टोमी जो सर्जरी है वो दो तरह की होती है। पहली है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। इसके नाम में देखो क्या है, गैस्ट्रो मतलब हमारे स्टमक, स्टमक को हम डायरेक्टली जोड़ देंगे किससे, ड्यूडेनम से, ठीक है। टॉमी मतलब उसकी ओपनिंग करके उसको कट करके हमने यहाँ पर स्टमक को डायरेक्टली ड्यूडेनम से जोड़ दिया है। इस सर्जरी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम क्या है, बिलरोथ 1, बिलरोथ फर्स्ट, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ पार्शियल गैस्ट्रोटॉमी। पार्शियल क्यों बोला है, क्योंकि हमने यहाँ पर पूरे स्टमक को नहीं हटाया, उसके आधे वाले भाग को हटाया है, इसलिए यहाँ पार्शियल गैस्ट्रोटॉमी है। इन विच लोअर पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड। कौन सा लोअर पार्ट, डिस्टल वाला भाग, सबसे नीचे जो वाला भाग है उसको हमने यहाँ पर रिमूव कर दिया है, ओके, रिमूव्ड, एंड रिमेनिंग स्टमक इज कनेक्टेड टू ड्यूडेनम। और बाकी जो बच गया है पेट, बाकी जो स्टमक बच गया है उसको हमने किससे यहाँ पर जोड़ दिया है, ड्यूडेनम वाले भाग से जोड़ दिया है, ठीक है। अगर किसी के पेट में एंट्रम वाले भाग में अल्सर हुए हैं तो उसको वहाँ से हटा देंगे, और यहाँ से इतने एरिया को यहाँ से हम सूचर कर देंगे, और यहाँ से ये ड्यूडेनम जो वाला भाग है इसको हम डायरेक्टली स्टमक के आधे वाले पार्ट से जोड़ देंगे। इस सर्जरी का नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी, मतलब स्टमक को ड्यूडेनम से जोड़ दिया। बट इसमें एक कॉम्प्लिकेशन आता है पेशेंट को। क्यों, देखो आपको पता है कि जो बाइल का सिक्रीशन होता है वो कहाँ होता है, ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। अगर हम पेट को डायरेक्टली ड्यूडेनम से अटैच कर देंगे तो बाइल कहाँ आएंगे, ड्यूडेनम में आएगा, ठीक है। ये बाइल अब डायरेक्टली स्टमक में वापस जा सकता है, ठीक है। जो बाइल सिक्रेट हो रहा है यहाँ ड्यूडेनम में वो स्टमक में वापस रिगरगेट, मतलब इसका बैक फ्लो यहाँ हो सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। तो ये सर्जरी कम ही परफॉर्म करते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो सर्जरी मेनली यूज होती है उसका नाम क्या है, बिलरोथ 2। इसका नाम है गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टोमी। नाम में लिख रहा है कि गैस्ट्रो मतलब पेट को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकंड वाले भाग से, क्या नाम है, ज्यूजेनम से जोड़ दिया है, ओके। इससे क्या होगा, इससे फायदा है, इससे फायदा ये है कि अब जो बाइल है वो वापस नहीं आएगा। यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने सपोज किसी के ड्यूडेनम में भी अल्सर था, पेट में भी अल्सर था, तो यहाँ पर हमने ड्यूडेनम को कट कर दिया है, या इसको यहाँ पर हमने सिल दिया है, ठीक है, यहाँ पर सूचर कर दिया है, और बाकी जो बचा हुआ इंटेस्टाइन था उसको हम किससे जोड़ देंगे, स्टमक से जोड़ देंगे। तो इस जिजनम वाले भाग को हमने किसे जोड़ दिया है, स्टमक से जोड़ दिया है, और ड्यूडेनम वाले एरिया को हमने सूचर करके कट करके अलग निकाल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बाइल सिक्रीट होगा तो उसका कोई भी रोल नहीं होगा, क्योंकि इसको हमने अलग कर दिया है, और हमने स्टमक को डायरेक्टली किससे अटैच कर दिया है, जयजनम वाले भाग से अटैच कर दिया है। इसीलिए सर्जरी का नाम क्या है, बिलरोथ 2, और ये ज़्यादा परफॉर्म करने वाली सर्जरी है। इट्स अ टाइप ऑफ पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी इन विच लोअर पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग स्टमक कनेक्टेड टू जयजनम, ठीक है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट सर्जरी है टोटल गैस्ट्रेक्टोमी। टोटल मतलब पूरी तरह से हमने जो स्टमक है उसी को यहाँ से हटा दिया है। अगर पेशेंट को लगातार बार बार अल्सर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को दिक्कत हो रही है, ठीक है, तो लास्ट में कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है यहाँ पर। आप क्या करेंगे, पेशेंट के जो स्टमक है उसी को यहाँ से निकाल देंगे। अब क्या होगा, देखो ये डायग्राम है, ये ईसोफेगस को हम डायरेक्टली किससे यहाँ जोड़ देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पर हमने ईसोफेगस को जोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ से हमने इस पूरे स्टमक को ही क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब इससे एक दिक्कत आएगी, क्योंकि खाना डायरेक्टली ईसोफेगस में आ रहा है, फिर डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। खाने का कोई डाइजेशन नहीं हो रहा है, कोई न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं हो रही है, तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, जैसे कि अर्ली डंपिंग, मतलब अचानक से पेशेंट खाना खाएगा तो उसको डायरिया की कंडीशन इसमें बन जाएगी, ठीक है। दूसरा, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, पेशेंट को यहाँ पर परनीशियस एनीमिया होने के चांसेस है, क्योंकि जो स्टमक है उसमें क्या होते हैं, जी सेल्स होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, विटामिन B12
के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पेशेंट का स्टमक है ही नहीं, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, पेशेंट की बॉडी में विटामिन B12 बन ही नहीं पाएगा, उसे परनीशियस एनीमिया होगा, उसको रोकने के लिए बाहर से मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तीसरा है वेट लॉस, खाना अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा, पेशेंट एकदम से बहुत सारा खाना नहीं खा सकता, उसे फ्रिक्वेंट छोटी छोटी डाइट वगैरह लेनी पड़ेगी, तो उसका सीवियर यहाँ वेट लॉस होगा। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, क्योंकि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ पा रहा है, तो थोड़ा बहुत ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होगा, बाकी नहीं हो पाएगा, तो पेशेंट के अंदर ये चीज़ें सब कुछ देखने को मिलेगी टोटल गैस्ट्रेक्टोमी में। तीसरी सर्जरी जो लेटेस्ट सर्जरी आजकल है वो है लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ठीक है, तो पूरा हम स्टमक को ना खोलकर, इसको बोलते हैं की होल सर्जरी। छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, वो हल्का हल्का यहाँ पर होल करते हैं, ठीक है, और उसी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा उसी जो की होल, मतलब की होल समझ रहे हो, छोटा सा होल करेंगे हम पेट में, मतलब पूरे पेट को हम उसमें नहीं पूरा मतलब उसको पूरा नहीं ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेशन होगा, पतले पतले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये लेप्रोस्कोपी सर्जरी हम करते हैं। ये न्यू टेक्निक वाली सर्जरी है, इसके थ्रू हम वेगोटॉमी, पाइलोप्लास्टी, एंट्रेक्टोमी, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कर सकते हैं, ठीक है। ये 3 कर सकते हैं, कौन सी, वेगोटॉमी, पाइलोप्लास्टी, एंट्रेक्टोमी। अब देखो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अगर पेशेंट का यूँ मानो कि अल्सर है, ठीक है, वो अल्सर लगातार ब्लीड कर रहा है, वहाँ से लगातार ब्लीडिंग हो रही है, अब उस ब्लीडिंग को हम कैसे रोकेंगे, सपोज हमारे हाथ में चोट लगी है, उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, बैंडेज लगा देंगे। तो सेम प्रोसेस यहाँ करते हैं हम, उसको बोलते हैं ग्राम ओमेंटल पैच रिपेयर। इसमें क्या करते हैं कि सपोज पेशेंट के अल्सर में लगातार ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, पेशेंट के ही स्टमक वाले एरिया से या इंटेस्टाइन वाले एरिया से एक फैट की लेयर लेंगे। किसकी लेयर लेंगे, फैट टिश्यू की लेयर लेंगे, जिसे हम कहते हैं ओमेंटम पैच। क्या कहते हैं, ओमेंटम पैच, यहाँ पर लिख रही हूँ मैं, OMENTUM, ओमेंटम पैच, ठीक है। ये जो ओमेंटम का मतलब होता है फैटी टिश्यू या फैट लेयर का कवर, ओके। तो ये हमने कहाँ से लिया है, पेशेंट के ही स्टमक से लिया है, पेशेंट के ही इंटेस्टाइन से लिया है, ठीक है, फैटी टिश्यू, और इस वाले पैच को हम अल्सर के ऊपर चिपका देंगे, ठीक है, अल्सर के ऊपर पेस्ट कर देंगे, स्टिच कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो अल्सर जल्दी हील होगा और उसमें एसिड नहीं टकराएगा, ओके। तो जिस तरह से बैंडेज लगाते हैं, सेम यहाँ पर हम वही करते हैं, फैटी टिश्यू का एक लेयर लेंगे और उसको अल्सर के ऊपर लगा देंगे ताकि वो एसिड के कॉन्टेक्ट में ना आए, ठीक है। तो ये यहाँ पर कुछ सर्जरीज थी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।